Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. Adab, Taslimat, Assalamu alaikum Pakistan, and welcome to another episode of Good Side. इकबाल कहते हैं, इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी सोज साज रूमी, कहीं पे चुताब राजी। हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे खानदानों में, हमारे हल्का अहबाब में अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल नज़रों के सामने होते हैं, जिनसे बहुत करीबी ताल्लुक होता है, बहुत करीबी राब्ता होता है, और हम उनको जानते हुए भी उनकी खुसूसियात और उनकी शख्सियत के कई पहलुओं को समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते और शायद गेज नहीं कर पाते हैं कि वो किस लेवल पे हैं और वो क्या कंट्रीब्यूशन अदा कर रहे हैं इस माशरे के लिए और किस मकाम पे हैं। ऐसे ही कुछ मेरे साथ है। मेरी जो आज मेहमान हैं वो उनको मैं बहुत करीब से जानती हूँ, बहुत अरसे से जानती हूँ, और उनकी शख्सियत के जो पहलू हैं, उनकी शख्सियत में जो छुपे गौहर हैं, वो रफ्ता रफ्ता हम पे जाहिर होना शुरू हुए हैं। क्योंकि पहले दोस्ती सी थी, तो दोस्त तो बहरहाल एक बहुत ही बेतकल्लुफ़ी का रिश्ता होता है। तो जो उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट और उनकी काविशें सामने आती गईं, तो अंदाज़ा हुआ कि जनाब ये कोई हल्की चीज़ नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नादिया शाह, और इनसे मेरा ताल्लुक क्या है ये मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं इनका प्रोफेशनल तारुफ कराऊं, एक बात बहरहाल ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह परी चेहरा है, अल्लाह मियाँ ने फुर्सत में बनाया है, और सिर्फ हुस्न की बरकत से माला माल नहीं किया है, बल्कि ज़ौक़ भी है, अदब का शौक़ भी है, और एक बहुत अच्छी इंसान है जिनके नज़दीक बैठ के ये महसूस होता है कि हाँ, हम में भी शायद कोई ख़ासियत आ गई है इनकी इनकी शख्सियत की वजह से। जहाँ जाती हैं हर तरफ रोशनी बिखेर देती हैं और पॉजिटिविटी रेडिएट करती हैं। इनकी मौजूदगी में हमें भी ये महसूस होने लगता है कि लिव लाइफ, एंजॉय लाइफ। तो इनका पहले मैं एक बहुत ही मुख्तसर सा प्रोफेशनल तारुफ कराती हूँ, और फिर इसके बाद हम इनके साथ बात करते चले जाते हैं और अनफोल्ड करेंगे अपनी बातों के अंदर के व्हाट इज इट दैट शी इज डूइंग, जिसके लिए मैंने इतनी तमहीद बांधी है। Dr. Nadia is director at Upbuild Foundation, a non-profit organization that helps rebuild the lives of displaced people and refugee populations worldwide. And she is an adjunct professor, Illinois Institute of Technology, where she teaches architecture studio courses. She has a PhD in architecture from IIT, a Master's of City and Regional Planning from the University of Memphis, and a Bachelor of Architecture from National College of Arts, Pakistan. Her core competencies include geographic information systems, urban planning and urban design, and environmental design research. I am so amazed. Nadia, this is so much. ये महीन सी और स्मार्ट खातून है, is carrying so much on her shoulders. तो all of this was a dream or an aspiration, or was it a motivation of something? क्या ये सब achieve करके, because when I met you, you were doing your you were in I was a student. you were a student at NC. Yes, in Lahore. Yes, that's correct. और उसके बाद इतना कुछ अचीव कर लिया, and then PhD.
माशाल्लाह, माशाल्लाह। It's been long, alhamdulillah. नहीं, आपने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करी. I'm blushing actually. नहीं, इतनी every तारीफ word के is true. काबिल. Every word is true. You're mashallah yourself so accomplished. Thank you for inviting me. Um, I think इतना सारा सब कुछ एकदम से नहीं किया. It took a long time. Obviously, It's a very long journey, and I um I took my time to do all this. and मगर ये तो एक प्रोफेशनल साइड है ना. बिल्कुल अच्छा सॉरी कथा हिलाने के लिए माफी चाहती हूँ. शी इज अ मदर ऑफ माशाल्लाह Yeah. 4 beautiful kids, 2 daughters and 2 son, all doing wonderfully well in their academic areas. So hats off again. Yeah, alhamdulillah. Yeah, I'm a mother of 4, so that was my actually we आपको पता होगा कि we are also married to 2 brothers. Yes, हम So देवरानी जेठानी भी हैं. that's how we actually met. हाँ. And I was a student, like a fourth year architecture student. So I wanted to do architecture. I love architecture. तो यहाँ से ही जर्नी शुरू हुआ. मगर क्योंकि मैं शादी के बाद यूएसए मूव हो गई थी अपने हस्बैंड के साथ, और जिस जगह हम थे तो वहाँ पे आई डिडंट हैव, इट वाज अ स्मॉल southern town in North Carolina. So the university was very far, so I didn't pursue my education there. Like I didn't go for a master's, or I didn't even work in an architecture firm. So that thing kind of, got behind me. And then I had kids. Alhamdulillah, I have 4 kids. तो जब तक मेरे बच्चे छोटे थे, आपको पता है वेस्ट में इतना आसान नहीं होता कि आप अपने बहुत बच्चों मुश्किल को होता है. छोड़ के जो है करें, या मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने अपना प्रोफेशन को थोड़ा पीछे रखा टिल माय यंगेस्ट started to talk. Like he wasn't going to school, but he started to talk and tell me, communicate with me. Then that's when I started taking him to the university with me, and so I took like a big like 10-year gap. So I had no professional growth in my field. मगर मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई growth नहीं थी. We were always growing. So although I wasn't growing in architecture, or the discipline that I belonged to, or I thought I belonged to, I was growing in other ways as a person. My husband एक doctor है, so he ended up getting that practice in that small town in North Carolina. So I started managing that practice. So I learned a lot. I had no idea how to manage a business. And accounts and all. Yeah, and then I used to go there as a manager. I learned a lot. We were hiring people. It was a small clinic, but it was a good place to learn all those skills. So मैं चाहूंगी कि आप उस बात को थोड़ा मजीद इलेबोरेट करें, जब आपने कहा कि हालांकि आपका अपना डिसिप्लिन आपको वहाँ परसू करने के लिए नहीं मिला, नहीं मौका मिला जी. और बच्चे छोटे थे, यू गेव योर टाइम, अपने बच्चों की परवरिश पे ज्यादा वक्त लगाया. तो अक्सर हम खवातीन के साथ ये मसला होता है कि हम अगर किसी खास डिग्री को अक्वायर कर भी लेते हैं, तो शादी के बाद एक बड़ी ये कतगन आ जाती है कि घर और बच्चे हमारी हाँ. मेन प्रायोरिटी बनते हैं. और फिर उसपे अक्सर खवातीन ये कहती हैं, हाँ तो मैं तो जाया हो गई ना. एंड यू माशाल्लाह वेरी बोल्डली सेड के मेरी ग्रोथ रुकी नहीं वहां पे. तो कैन यू एलैबोरेट अ बिट ऑन दैट कि ग्रोथ को हम कैसे ये कह सकते हैं कि ना रुके, और क्या करें कि ग्रोथ ना रुके. देखिए, इंसान जो है ना वो हर वक्त लर्न कर रहा होता है. मतलब जिस भी एनवायरनमेंट में उसे रखा जाए वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, और जब आप कुछ सीख रहे होते हैं तो आप ग्रो कर रहे होते हैं. एज अ पर्सन आप ग्रो कर रहे होते हैं. अब जैसे मेरा बस नॉर्थ कैरोलिना तक का सफ़र, अगर आप उसको इस नज़र से देखें, आप किसी बड़ी सिटी में जाते, आप नॉर्थ कैरोलिना के छोटे से एक गांव ही हुआ ना वो, तो वहाँ का जहाँ पे हम लोग रह रहे थे, तो आप उसको नेगेटिवली भी देख सकते हैं इस बात को कि वो पीरियड मैंने लाइफ में मैं कुछ भी नहीं कर कि सकी. मुझे कोई अपॉर्चुनिटी. हाँ, आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं. हाँ. मगर आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि ये आप पाकिस्तान में, यहाँ कराची में बैठ के आप नॉर्थ कैरोलिना में वो जो लाइफ है जो मूवीज में नजर नहीं आती, हॉलीवुड में नहीं नजर आती ज्यादा, वो एक बिल्कुल एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी लाइफ है. और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, आप वहाँ के लोगों से दोस्ती करें, आप वहाँ पे उनसे बात करें, आप उन्हें बताएं कि आप पाकिस्तान के हैं. वो तो समझते हैं, उनका तो उनको कुछ अपने टाउन से आगे ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि उनकी भी तो एक्सपोजर नहीं है ना, वो कभी किसी पाकिस्तानी से नहीं मिले हुए. तो इस तरह की जगहों पे जब आप जाते हैं तो वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी होती है ग्रो करने की, और दूसरों को
कुछ बताने की, तो और उनसे सीखने की। तो हमने वहाँ के लोकल लोगों से दोस्ती की और हम उनके साथ मिला करते थे। मैंने एक खातून थी, मेरे हस्बैंड की पेशेंट थी, उन्होंने मुझसे दोस्ती की, वो मुझे अपने चर्च ले जाती थी बाइबल क्लास में। तो मैं चली गई, मैंने उन्हें नो नहीं कहा, मतलब मुझे ये नहीं था कि वो चाहती थी मैं क्रिश्चियन बन जाऊँ, मैं चाहती थी वो मुसलमान बन जाए। So we had a very nice relationship. तो we learned a lot. फिर उन्होंने मुझे बहुत सी डिशेस मैंने उनसे सीखी, फिश कैसे बेक करते हैं, पोटैटो कैसे बेक करते हैं सदर्न वे में ना, तो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम तो वो ज़ाहिर है हमारे रिश्तेदार वहाँ नहीं थे, हम क्रेव करते थे कंपनी, एंड शी वाज अलोन, तो वो हमें क्रेव करती थी कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो गिव एंड टेक जो आप कर रहे होते हैं ना, वो ही ग्रोथ है। आप अपने शेल में या एक जगह पे बैठकर ग्रो नहीं कर सकते, यू हैव टू गिव एंड यू हैव टू टेक आल्सो। माशाल्लाह। तो ये वही वक्त है जब एक वो ज़ईफ़ुल उमर खातून आप जी बिल्कुल लोगों से बिल्कुल, मिली जी थी जी और जी जी, वो आप लोगों के आपके और आपके हस्बैंड दोनों के अखलाक से बहुत मुतासिर हुई बिल्कुल पता नहीं अखलाक, लेकिन वो हमें बहुत चाहती थी। कि फिर उन्होंने एक अपने हाथ का कढ़ा हुआ एक रुमाल भी जी, बहुत चीज़ें वो देती थी इस तरह की, जैसे कि हाँ, कोई शॉल उन्होंने निट करके दी हमको, और बहुत उनका तो बस उनके साथ तो हमारा बहुत अच्छा वैसा ताल्लुक था जैसे कि वो कोई अपनी हो। जबकि शी वाज़ लाइक अ 80-year-old white woman who had always lived in North Carolina. और आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि सदर्न जो स्टेट्स हैं जी, उम्मूमन उनमें बड़ी रिजिडिटी पाई जाती है कि वो जी, आम तौर पे एक्सेप्ट या नहीं करते हमारी रंगत वाले लोगों को। नहीं करते, वो असल में ज़्यादा जानती नहीं है, क्योंकि वो खुद भी छोटे जगह के रहने वाले हैं, ठीक अच्छा, है? पूरा अमेरिका तो वैसा नहीं है जैसा आपको हॉलीवुड ऐसे में या न्यूयॉर्क या ऐसे शिकागो की तरह तो नहीं है, बड़े शहरों की तरह। ज़्यादातर तो रूरल एरियाज़ हैं, और रूरल एरियाज़ में फिर वही लाइफ होती है कि बस 9 टू 5 वो काम करते हैं, फिर अपने घर आके अपने घरों में बैठ जाते हैं, टीवी देखते हैं, फॉक्स न्यूज़ चैनल, और उस पे जो भी न्यूज़ चैनल पे बातें बताई जाती हैं, वो समझते हैं दुनिया बस ऐसी ही है। तो दे वर वेरी वेरी सरप्राइज्ड टू नो कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। उनका तो बड़ा पाकिस्तान के बारे में इम्प्रेशन था कि पहले तो बात ये कि उन्हें ये भी नहीं पता होता पाकिस्तान किधर है, दे थिंक दे डोंट नो व्हिच कॉन्टिनेंट वी बिलोंग, ईरान, नो दे थिंक अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान सब कुछ एक ही जैसे हैं सब। तो वो सारा कुछ आपको कॉन्वर्सेशन से पता एक दूसरे को बताना पड़ता है ना, उनको हमने बताया तो फिर उनको इससे मुझे बस याद आ रहा है एक अभी परसों मेरे बेटे से मेरी बात हो रही थी, वो शिकागो में है, वो डॉक्टर है। तो कहने लगा कि वो गाता बहुत अच्छा है, उसकी आवाज बहुत अच्छी है। तो वो ऑफिस में ऐसे बैठे हुए कुछ गुनगुना रहे थे, उनके को वर्कर्स ने उनसे कहा, है तुमने ये गाना सुना? तो उसने कहा कि जी मैंने सुना हुआ है। फिर उसने कुछ और गुनगुनाया, तो उसने कहा तुमने ये गाना भी सुना हुआ है, ये तो 60s 70s के एरा का गाना है। तो उसको जरा एक अजीब सी फीलिंग हुई, उसने कहा जी तो पाकिस्तान में इंटरनेट है, पाकिस्तान में भी गूगल है। हाँ, इट्स स्ट्रेंज, लोगों को पर बिल्कुल अंदाजा है, आम लोगों की बात मैं करी, जो यूनिवर्सिटी से हैं, जो प्रोफेशन में आपको मिलेंगे, वो लोग तो फिर जाहिर है उनका एक्सपोजर होता है, दे नो, मगर ये कि हाँ, यू आर अच्छा, तो यहाँ से आप ने कहा कि यू वेंट ऑन एंड केप्ट ऑन परसुइंग कम्युनिकेशन एंड लर्निंग एंड हाँ, तो वो एक पीरियड था जहाँ पे मैंने प्रोफेशनली लाइक अपने डिसिप्लिन में ग्रो नहीं किया, मतलब अपने डिसिप्लिन से ताल्लुक रख, जो भी मैंने किया उसका ताल्लुक मेरे डिसिप्लिन आर्किटेक्चर या उससे नहीं था। फिर हम लोग मूव हो गए टेनेसी, वहाँ पे फिर जब मैंने आपको बताया मेरा बेटा जब छोटा वाला जो फोर्थ मेरा सन बेटा है, जब उसने बोलना शुरू किया तो फिर मैंने कहा मैं पढ़ना चाहती हूँ, और वी डिडंट हैव अ क्लिनिक बाय दैट टाइम, मेरे हस्बैंड भी ट्रेनिंग में चले गए और मजीद स्पेशलाइजेशन में, तो ही डिडंट नीड माय असिस्टेंस अपने ऑफिस में। तो फिर मैंने कहा मैं किस चीज़ में मास्टर्स करूँ ना। तो जब मैं वहाँ रही थी नॉर्थ कैरोलिना में, जो मेरा एक्सपोज़र था उससे मुझे कुछ-कुछ मेरा ध्यान जो था वो इस तरफ गया कि सिर्फ़ आर्किटेक्चर में जब आप काम करते हैं तो यू आर जस्ट डिज़ाइनिंग बिकॉज़ यू लव टू डिज़ाइन, यू आर डिज़ाइनिंग फॉर योर क्लाइंट एंड ऑल दैट। लेकिन आई वांटेड टू डू समथिंग बिग एट अ बिगर स्केल, जिससे ज़रा इम्पैक्ट ज़्यादा हो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस में मैं प्लानिंग के डिपार्टमेंट में चली गई, और एक बात ये भी थी कि वो यूनिवर्सिटी में जो आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट था वाज़ वेरी न्यू, तो वो इतना एस्टैब्लिश नहीं था, मगर जो उनका अर्बन प्लानिंग का डिपार्टमेंट था वो बहुत पुराना और अच्छा था। और वहाँ पे जो मुझे लोग मिले, जो प्रोफेसर्स मिले, वो
बहुत ही डायनामिक किस्म के लोग थे। आई वाज़ लकी कि मेरी उस वक़्त उनसे मुलाकात हो गई। एक नए आए थे वहाँ पे डायरेक्टर, ओके। और he was an I coming from these they and he had brought it in two other professors that had worked in Ivy Leagues on the East Coast. अच्छा। तो मैंने कहा मैं इन लोगों से पढ़ूँगी, इन लोगों के साथ काम करूँगी तो मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। ऑल्दो सिटी प्लानिंग में मेरा कोई एक्सपोज़र नहीं था, लेकिन मैंने उनको जॉइन कर लिया। ओके, और फिर वहाँ से आपका मज़ीद तालीमी सफ़र जो था वो? जी, बिल्कुल। तो बस ये है, आई थिंक कि मेरा जो सिटी प्लानिंग में जाने का फ़ैसला था वो अच्छा था, इस लिहाज़ से कि वहाँ पे मैंने जॉब भी की, इन द सेंस कि वहाँ पे आपको अगर आप इंटर्नशिप करें तो फिर आपके यू डोंट हैव टू पे योर फी, लाइक यू नो यू कैन सेल्फ सपोर्ट योर एजुकेशन, ओके। ठीक है? तो मैंने फिर वहाँ पे जो मैं जॉब करती थी वो मैंने एक कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन थी, वहाँ पे वो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो वहाँ जो मुझे मेंटर मिले ना, ही वाज़ अ व्हाइट मैन लिविंग इन ऑल ब्लैक नेबरहुड। व्हाई? बिकॉज़ तो आप अगर देखें तो मेम्फिस सिटी जो है, हाँ, ये तो हाँ, तो उसकी जो बहुत मशहूर है वो क्राइम के लिए, और हाँ। इस तरह से कि इट्स सपोज्ड टू बी द ओनली माइनॉरिटी मेजॉरिटी सिटी इन द यूएस, व्हिच मीन्स कि वहाँ पे सिटी की जो अपनी पॉपुलेशन में उसमें ब्लैक पॉपुलेशन व्हाइट पॉपुलेशन से ज़्यादा है, ऑल्दो ब्लैक्स आर माइनॉरिटी। तो वहाँ पे लाइक गुर्बत ज़्यादा है, और जितनी भी पॉवर्टी के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे भी हैं वहाँ ठीक पे। है। और ये सब कुछ जो था लाइक 1950s के बाद वहाँ पे हुआ है मेम्फिस में, क्योंकि वो उसको इस फिनोमेना को वाइट फ्लाइट कहते हैं, कि जो गोरे लोग थे, जब ब्लैक पॉपुलेशन को वहाँ पे राइट्स मिले तो उनको इक्वल राइट्स मिले कि भाई अब वो स्कूलों में और पब्लिक स्कूल्स भी जाएंगे, और यू नो उनका भी, तो वो जो सेग्रीगेशन का माहौल था वो ख़त्म हो गया। तो वाइट पॉपुलेशन मूव्ड आउट ऑफ दीज सिटीज़ एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन द सबर्ब्स। तो ज़्यादातर वाइट लोग उन शहर जगहों से चले गए। अब जब वाइट लोग कहीं से जाते हैं, उनकी तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं, तो टैक्स बेस ज़्यादा होती है, तो वो सिटी जो होती है वो फ्लरिश करती है। तो लेकिन जब आप वो टैक्स बेस जब मूव आउट हो नहीं जाती आता। है तो टैक्स भी कम हो जाता है, तो जो सिटी होती है उस पे उसके पास पैसे नहीं होते उस पे लगाने के लिए, रिसोर्सेज नहीं होती, तो वो और ज़्यादा एक डाउनवर्ड स्पाइरल जो है ना वहाँ से शुरू हो जाता है। एंड दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसकी आप बात कर रही हैं, कि ही डिसाइडेड कि So मैं यहीं he रहूंगा। decided to राइट। stay back. So yeah, so he was he was my what was it? He was my boss actually. ओके। But बॉस कम वो मेंटोर। छोटे तो जो सीडीसीज जो अमेरिका में होती हैं वो छोटी सी नॉन प्रॉफिट्स होती हैं, और वो इसलिए बनाई जाती हैं कि वो उनको फिर फेडरल ग्रांट मिलती है और फिर वो इन इलाकों में काम करते हैं, तो उन्होंने वो बनाई हुई थी। ओके। एक तो मुझे उनके साथ प्लेस किया गया था मेरे प्रोग्राम के थ्रू, हम्म। और वो जो साहब थे उन्होंने अपने ऑफिस जो था अपने घर में खोला हुआ था, अच्छा। और जिस घर में वो रहते थे वो उस घर में पैदा हुए थे, बल्कि जिस कमरे में उन्होंने ऑफिस खोला था उस कमरे में पैदा वाह। कहने वाह, मिले, तो दैट्स ये अनहर्ड ऑफ इन अमेरिका स्पेशली। इन अमेरिका या क्योंकि वहां तो मूविंग करना ऐसे है जैसे कि आप चाय की प्याली हाँ। ऑर्डर करें। So he was just a very unique person, I would say. He was from Memphis. He was born there. He had 11 siblings, I think, and they had all moved away. 11? 11, अमेरिका yeah, very. 11? He belonged to a हम like a हमारा नाम है कि हमारे यहाँ बच्चे ज्यादा होते हैं। बहुत पुराने आदमी थे ना वो. He हाँ। was in his 70s when I met him, हाँ। and this is way back in 2011, I think. 2011 में होगा. So I just I was so impressed by his personality कि उन्होंने ऐसा, वो यहाँ क्यों रहते हैं ना, और उनको बस वो रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ से जो सब लोग चले गए वो गलत है, और सेग्रीगेशन गलत है, और सारे प्रॉब्लम इसकी वजह से हैं। तो सबको मिलके हाँ इंटीग्रेटेड सोसाइटी हाँ, बनाना और वो चाहिए। सारे वक्त वहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनके ऊपर काम करते रहते थे अपनी सीडीसी के थ्रू, और सारे ब्लैक पॉपुलेशन उनके नेबर्स थे, उनसे उनकी बहुत दोस्ती थी, तो वो उनको सारा बताते थे कि अब हमें ये इशू है, मोहल्ले में ये इशू है। और फिर वो जैसे कि मैंने जब उनके साथ काम किया तो उसमें से उसका एक तरीका, एक पहलू ये था कि वो चाह रहे थे कि जो बच्चे वॉक करके स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे जो सारे पेवमेंट्स है वो टूट चुके हैं, तो वो बच्चों को सेफ जोन नहीं मिलता, तो उसकी एक ग्रांट होती है। मगर ग्रांट्स तो फेडरल गवर्नमेंट की बहुत है, मगर उसको एक अप्लाई करने का तरीका होता है, एक
सिस्टम होता है, लेकिन अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और आपको नहीं पता कि भाई ये पैसा आपको भी मिल सकता है और आप कभी अप्लाई ही नहीं करें, तो फिर वो ज़ाहिर है आपके गली मोहल्ले में तो नहीं लगेगा ना, सही यू हैव बात टू आस्क फॉर इट। तो वो वहाँ इसलिए रहते थे कि वो ये काम करते थे। तो वो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस के जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो उनके साथ प्लेस होते थे तो वो उनके साथ मिलके ग्रांट्स लिखते थे। है। और ये सिटी प्लानिंग यही होती है कि ठीक आप है, यू हैव टू मेक श्योर दैट द रिसोर्सेज आर बीइंग पुट टू यूज डिस्ट्रीब्यूटेड इन। इन द सिटी। ओके, तो क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने किया उनके साथ रह के जिससे कि सिटी को कोई फायदा पहुंचा हो, या कोई आप रही ऐसे लोगों के साथ उस प्रोजेक्ट ग्रुप वर्क में? मेरा अपना जो वहाँ पे कैपस्टोन था मास्टर्स का, वो ये था कि क्योंकि अब मैं इनके थ्रू करते कराते मैं जब मुझे अंदाजा हुआ कि सिटी प्लानिंग में, देखिए प्लानर्स जो होते हैं, प्लानिंग वाज नॉट एक्चुअली अ डिसिप्लिन मेनी इयर्स अगो, इट वाज नॉट अ डिसिप्लिन। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग का मतलब है कि मैप्स वगैरह, या ये कि बस यही चीज होगी? हाँ, जैसे बस एक होती है अर्बन डिजाइन और एक होती है अर्बन प्लानिंग। ओके। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, there are a lot of overlaps in both the disciplines. मगर planning became a discipline much later, after the industrial revolution, right? तो industrial revolution के बाद जो industrial cities थी, they started to expand, like people because of all these factories that came up, a lot of people from the rural, and this happened worldwide, not just in America, everywhere in the world. So people abandoned their lives in the villages, in the rural areas, and they wanted to work in they wanted to work in factories, right? So everybody's coming to the cities now. अब वो कहाँ रहेंगे? तो जल्दी जल्दी उन्होंने टेनेमेंट हाउसिंग बनाई अमेरिका में, जैसे उनको बसाने के लिए। अब वहीं फैक्ट्री और वहीं पे हाउसिंग है। तो and then there were no regulations, right? In the beginning, even in USA, there were no regulations. तो ये न्यूयॉर्क, शिकागो, जितनी भी बड़ी सिटीज हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज, उनकी ये एक ही हिस्ट्री है कि बहुत ही पोल्यूटेड है, रिवर्स पोल्यूटेड है, और बस जो उनके कोई जो वर्कर्स हैं वो हर तरफ से आ रहे हैं और वो बस एकदम एक्सपैंड होती जा रही है विदाउट एनी प्लान। And they then turn into slums, हाँ, sort of. काइंड ऑफ, यस। तो ये जो एक ग्रोथ होती है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको प्लानिंग चाहिए होती है। तो ये दिस डिसिप्लिन केम इनटू बीइंग टू कंट्रोल all this growth that is happening around, the ad hoc growth that's happening around, inside and around the cities, to control it. And But that was a massive project, क्योंकि उसमें तो नहीं लगा, मतलब मैं कह रही हूँ कि इस डिसिप्लिन का ये जो हाँ, आर्किटेक्चर जैसे एक डिसिप्लिन है ना, बिल्डिंग डिजाइन, प्लानिंग डिसिप्लिन है जो शहरों को कंट्रोल करता है, उनकी ग्रोथ को या फिर एक तरीके से लेके चलता है। ओके, अच्छा, अब एक सवाल उछल रहा है मेरे पास। आई वुड रियली लाइक टू नो कि हमारे वतन में देयर आर मेनी ब्यूरोक्रेटिक ग्लिचेस दैट कम अलोंग द वे। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहें, सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई बात कर लें, या अभी प्रोविंशियल के ऊपर तो रहने ही दें, अगर हम अपने शहर, अपने टाउन के लिए कोई बात करें, तो ये ग्लिचेस आते हैं जो ब्यूरोक्रेसी हमें देती है। वहां भी क्या इसी तरह के चैलेंजेस हैं? बिल्कुल। Governance is a challenge for all planners. So, I mean, I can sit in my house and in my office, I can make any plan, which I think is brilliant and it's going to work, right? But then I cannot get it passed. If I cannot get it past the board, city का जो board होता है, council होती है, if I cannot convince the people sitting on the board, then that plan will never be realized, how right? did you deal with that? तो फिर प्लान, अब वही आप मुझसे पूछी थी आपने कोई ऐसा काम किया है नहीं। तो जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में थी मेम्फिस में, तो वहाँ पे जो मैं आपको बताया था, जो हमारे डायरेक्टर थे वो बहुत डायनामिक आदमी थे। तो वो वहाँ पे ना एक सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं कुछ बहुत पुराने 1930s 40s के, और वो सोशल हाउसिंग का मतलब होता है कि एक दौर में यूएसए में ये पॉलिसी थी कि जो गरीब लोग हैं उनको गवर्नमेंट घर बना के देती थी। तो वो मिड राइज बिल्डिंग्स होती थी, 10 फ्लोर तक की भी होती थी, कभी 4 फ्लोर्स की होती थी, अपार्टमेंट्स होते थे, बहुत अच्छे सॉलिड अच्छे क्वालिटी के बने हुए, और उसमें गरीब लोग रहते थे। उन काफ़ी मेम्फिस में तो आपको पता होगा, पता नहीं, जैज़ की एक बहुत अच्छी, इट्स अ बर्थ प्लेस फॉर जैज़, एंड
rock and roll. Elvis Presley is का from there. hometown. Yeah. So there are these tenement housing, sorry, not tenement housing, these social housing projects जहाँ पे एल्विस प्रेस्ली की फैमिली रही हुई है, और भी सी हाउसिंग जी, नॉट इन दिस पर्टिकुलर जिसके बारे में मैं बात अच्छा, कर बट रही इन हूँ, मगर हाँ वहाँ पे जो हाँ उसके इर्द गिर्द में काफ़ी डिमोलिश हो चुके हैं अब सैडली, बट ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ जिस प्रोजेक्ट की, उसमें भी कोई फेमस उनकी ब्लूज की सिंगर जो है वो वहाँ पे रही हुई है। ओके तो सोशल हाउसिंग में रहना कोई बुरी बात अमेरिका में नहीं समझी जाती थी, ठीक क्योंकि वो अच्छे खानदान भी उसमें रहते थे, सिर्फ इसलिए कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो मार्केट रेट पे घर खरीद सके, तो वो उसमें रहा करते थे पूरे पूरी फैमिली। अब सोशल हाउसिंग जो थी वो तो एक तरह से खत्म ही हो गई, और इसको अब एक टैबू सा बन गया कि लाइक यू डोंट वांट टू लिव, इफ यू लिव देयर देन यू नो मे बी यू आर अ क्रिमिनल, और उसको इस तरह से उसका जो क्या कहते हैं आप उसको बदनाम हो गई है। ओके, बद अच्छा बदनाम हाँ वाली बस बातें ये हो बात गई। है। और फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी शिफ्ट हो गई कि भाई हम घर बना के लोगों को नहीं देंगे, लाइक अब ऐसा नहीं होता वहाँ पे, मगर ये पुराने थे, तो यहाँ के रहने वाले भी बहुत पुराने थे। तो हमारे जो मेयर थे उस जमाने में जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो ही सेड कि इनको गिरा देते और हम यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि अब जब वो मेयर बने तो उनके ज़माने में जो है मेम्फिस जो है वो उसको एक नया वो देना चाह रहे थे लुक, ठीक है, और वो चाह रहे थे डिफरेंट किस्म की डेवलपमेंट हो, और दे डोंट नीड सोशल हाउसिंग, और वो कहते थे इससे होता है कि यहाँ गरीब लोग रहते हैं और हम जिस तरह की डेवलपमेंट चाह रहे हैं सिटी के लिए ये प्रोजेक्ट उसके साथ मैच नहीं करते, एंड दिस इज़ अ वेरी प्राइज्ड प्रॉपर्टी। तो जो मेयर थे मेम्फिस के, उनका उनको जो सोशल हाउसिंग थी उनको था कि इसको डिमोलिश कर देना चाहिए। अब जब आप कोई जगह डिमोलिश करते हैं जहाँ पे कोई लोग रहते हैं जिनके पास जो गरीब है, मतलब लो इनकम पॉपुलेशन रहती है, तो आप वो लोग कहाँ किधर जाएंगे, राइट? तो उसका कोई आप ऑल्टरनेट प्लान भी देते हैं। तो कुछ पॉलिसीज हैं ऑफ कोर्स के, मगर होता ये कि जिस जगह वो लोग मूव होते हैं उससे ये होता है कि वो सब इकट्ठे तो मूव नहीं हो सकते, क्योंकि वो यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं, तो उनके बहुत सारा एक सोशल नेटवर्क बन गया होता है। कनेक्टिविटी होती है। हाँ, और वो सब हम तोड़ देते हैं, और स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद लो इनकम पॉपुलेशंस, ये कनेक्टिविटी, ये रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस वजह से वो लोग सरवाइव कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेशली इन ब्लैक पॉपुलेशन, सिंगल मदर्स का एक बहुत बड़ी वो तादाद होती है। हाँ हाँ, उनकी उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो सिंगल मॉम्स हैं। अब वो काम करती हैं सुबह से 9 to 5, तो वो अपने बच्चे किधर छोड़ेंगी? लेकिन अगर वो अपने नेबर्स के साथ बहुत सालों से रह रही हैं और वो उन्हें अच्छी तरह जानती हैं, तो वो अपने बच्चे जो हैं स्कूल के बाद उनके बच्चे अपने नेबर के पास चले जाते हैं, जो शायद थोड़े से उनसे पैसे भी लेती हो टू सस्टेन हर ओन लिविंग, मगर इस तरह की उनकी एक रिलेशनशिप होती है और बहुत अरसे से होती है जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब आप उनको कहीं से मूव करते हैं सो दैट यू कैन ब्रिंग इन न्यू डेवलपमेंट विच यू थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर योर सिटी, यू आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग अ लॉट ऑफ फैमिलीज। ठीक है, तो हम अपने जो डायरेक्टर थे उनके साथ हम जाते थे सिटी काउंसिल, और हम उनको ही कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि डोंट हमारा स्लोगन था इम्प्रूव डोंट रिमूव। तो इम्प्रूव करें आप उस इलाके को, अगर आपको लगता है कि वहाँ क्राइम है तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाएं, उनके लिए कुछ करें, बजाय इसके कि आप उनको वहाँ से हटा दें। और बिकॉज पॉवर्टी विल नेवर बी फिनिश्ड, इट विल जस्ट गेट डिस्प्लेस्ड। एक जगह से पॉवर्टी जो होती है, गुर्बत यानी कि उठा के आप दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, आप एक और प्रॉब्लम किसी और जगह पे क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ अपने डायरेक्टर जो हमारी जो प्रोफेसर्स की टीम थी यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस में, वो बहुत बेहतरीन लोग थे। मतलब वो यहाँ न्यूयॉर्क छोड़ के यहाँ क्यों मूव हुए थे मेम्फिस में, बिकॉज दे थॉट के यहाँ पे पोटेंशियल है कोई असल काम करने का। बाकी तो आप टेक्स्ट बुक लर्निंग एंड टीचिंग तो आप न्यूयॉर्क में कहीं भी रह के कर सकते हैं, और न्यूयॉर्क में भी बहुत पोटेंशियल है एक्चुअली, वहाँ पे भी बहुत ज़रूरत है। कौन से लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पे ये सब अप्लाई होता है। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एक्सपोज टू दिस कॉन्सेप्ट एंड आई रियलाइज्ड इन दैट वेरी मोमेंट के दिस इज व्हाट वी नीड टू डू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, क्योंकि एलीट क्लास तो क्या 1% होती है, बाकी सब लोग तो आम लोग होते हैं या फिर बहुत गरीब होते हैं, आम लोग भी अब कम होते हैं।
वो एक अब cluster majority population in this world is actually poor population. They are actually the real population of this planet. हमारे वतन में भी ये ऐसा Yeah. ही हो रहा है। Everywhere. अच्छा, इसके बाद फिर आपका पीएचडी का सफर का आगाज हुआ? फिर ये हुआ कि हम लोगों ने, मेरा मास्टर्स हो गया सिटी प्लानिंग में। मैं वहाँ से हम लोग मूव कर गए, फिर हम लोग शिकागो आ गए, और फिर शिकागो में भी जब हम आए तो मेरे बच्चे छोटे ही थे, इतने बड़े नहीं थे। सो आई थॉट कि मैं इन लोगों को भी टाइम देना है, तो मैं पढ़ सकती हूँ, मगर मैं इतनी 9 to 5 जॉब की कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थी। तो पढ़ाई में होता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यू कैन स्टिल बी अ मदर एट होम एंड यू कैन कम होम विद योर किड्स, और वो आप अपनी रातों को जाग के भी पढ़ लेते हैं। सो आई थॉट कि मैं पीएचडी कर लेती हूँ, बजाय इसके कि मैं कहीं किसी फर्म में काम करूँ। तो मैंने पीएचडी में एडमिशन ले ली, और मेरा जो थीसिस टॉपिक था वो मेरे डिसिप्लिन का नाम है हिस्ट्री एंड थियरी ऑफ आर्किटेक्चर, और मेरा जो टॉपिक था वो मैं चाहती थी इस पे रिसर्च करना कि जब लोग, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस होते और आप उनको घर बना के देते, तो वो क्या फिनोमेना है जब आपको मैस हाउसिंग कहलाता है वो। तो मुझे मैस हाउसिंग पे करने का शौक था, और तो मैंने फिर अपना प्रोजेक्ट जो था रिसर्च की, जो मेरी केस स्टडी थी, वो मैंने पाकिस्तान को मैंने पिक किया। वाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ के किस स्पेसिफिक एरिया का आ, आपने इंतखाब किया? तो कोरेंगी टाउन थी मेरी केस स्टडी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी। हाउ, प्लीज हमें भी बताइए। या सो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तो देर वाज अ मैस इन्फ्लक्स ऑफ महाजरीन ना, महाजिर कहते हैं हम उनको, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया माइग्रेटेड टू बिल्कुल, पाकिस्तान, बिल्कुल। और सारे सबको, किसी के पास यहाँ घर नहीं थे, और ज़्यादातर लोग कराची आए थे, तो उनको सर छुपाने के लिए जगह चाहिए थी, उनको अकोमोडेट करना था। कंट्री बिल्कुल एक न्यूली फॉर्म्ड कंट्री, और उसके ऊपर इतना बड़ी जिम्मेदारी है कि इतने सारे लोगों को आपको अकोमोडेट करना है। तो वो उन्होंने उस वक्त जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स किए, तो उनमें से एक प्रोजेक्ट है कोरेंगी टाउन। जी एक प्रोजेक्ट शायद पीआईबी कॉलोनी की तरफ है, जहाँ पे जी लोगों को अकोमोडेशन जी मिला था। फैसल कॉलोनी भी वो, लेकिन वो बात की है। आई थिंक सो, फैसल कॉलोनी बाद में आई है, लेकिन कोरेंगी टाउन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और वो अयूब खान के दौर में हुआ था, यानी कि पाकिस्तान को बने हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके थे। अच्छा, तो आप हाँ, उसका सफर बताइए और उसका तजुर्बा बताइए। तो बस फिर जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, वो इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है कि ये बहुत सी और कंट्रीज में भी अप्लाई हो रहा था, ये मॉडल, अच्छा। टू मेक हाउसिंग फॉर पीपल, बिकॉज पाकिस्तान आज़ाद क्यों हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, जितनी सारी कंट्रीज कॉलोनाइज थी वो डीकॉलोनाइज हुई, so everybody, so all these new countries were popping up, right, all around the globe at that time. Like they are becoming decolonized because the British are moving away. And who are the colonizers? The French, the British, they are all the Germans. तो वो लोग सब पीछे जाने, इटालियंस, राइट, लिबिया में थे, वो थे, तो वो सारे जाने, और ये सारे नए नए नेशंस जो हैं आज़ाद हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, कॉलोनाइजर के आने से पहले वो लोग कोई नेशन स्टेट तो नहीं थे, हाँ। वो उनका तो पुराना सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम एक चल रहा वक्त था। कल्चर था, हाँ, ये लाइफ। तो मजे की बात ये आती है कि अब ये ममालिक जो है सारे जब आज़ाद हो गए, तो ये सारा गवर्नेंस, क्या मॉडल ऑफ गवर्नेंस होगा, लाइक, तो उनको अब अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, व्हाट इज गोइंग टू बी देयर नेशनल आइडेंटिटी, राइट। तो उसके लिए उनको प्लान करना है अपने आप को, क्योंकि उससे दे वर नॉट यूज्ड टू दिस सिस्टम, दिस इज अ सिस्टम दैट दे आर नाउ अडॉप्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, दिस इज नॉट द सिस्टम दे वर यूज्ड टू, क्योंकि उससे पहले तो हमारे यहाँ मुगल एम्पायर थी ना, और सब लोग उनके नीचे रहते थे। फिर ब्रिटिश आए, फिर 100-150 साल, जितने भी साल उनका कब्जा रहा, फिर जब वो गए, तो अब आपको एक नई शिनाख्त के साथ दुनिया के नक्शे पर अपने का वो बनानी है, आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे फिर आपको फिर इस तरह की आप यू हैव टू डेल्व इनटू ऑल दीज थियरीज के नेशनल आइडेंटिटी होती क्या है, और हाउ डिड पाकिस्तान come to terms with their national identity, what did they want? So or we know, we all know that we were chanting for Pakistan ka matlab kya, la ilaha illallah, right? So our basic
ideology is that we are Muslims and we need a country which is going to be founded on the basis of Islam, And it's going to right? give us the freedom कि हम अपने To religion practice our religion. तो फिर आप कहते हैं कि फिर मगर then you also want to become a very modern state, right? तो फिर आप जब modern state बनते तो फिर यहाँ पे आपका एक dilemma arise होता है. ठीक. Either you are modern or you are tradition, because modernity means a move away from tradition, right? तो Okay. so that is a very interesting. अब इसका architecture से क्या ताल्लुक है? तो जो modernism है तो उसका इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली आर्किटेक्चर पे भी था. तो पूरी दुनिया में जो था एक जो मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट्स है ना, वो एक नई वो सोच लेकर आए थे और जिसमें बहुत बड़े-बड़े नाम है. ले कॉर्बुज़िए हैं और हैं, उनका सबसे ज़्यादा नाम आता है क्योंकि उन्होंने जो ग्लास टावर्स और बड़े-बड़े टावर्स का जो Concept हाई है. राइज़ बिल्डिंग्स के लोग अब अपार्टमेंट में रहा करेंगे. पहले तो दुनिया में कहीं भी लोग अपार्टमेंट्स में नहीं रहते थे, राइट? और फंक्शनल किचन्स कोई ऐसी चीज़ नहीं थी. बड़े-बड़े दस्तरखान लगा करते थे. इवन इन द वेस्ट पीपल यूज्ड टू हैव लाइक Open kitchens कम्युनिटी. होते हाँ. थे या बड़े kitchens Yeah, होते they थे. used to be community living, big kitchens, people eating together. हाँ. ये सब कुछ ऐसा क्यों हुआ कि लोग जो हैं उन्होंने कहा नो लाइफ हैज टू बी वेरी फास्ट. Units छोटे. हाँ, छोटे होते गए. तो मॉडर्न जो मॉडर्निज्म है ना, उसका बहुत इन्फ्लुएंस आर्किटेक्चर पे हुआ. आर्किटेक्ट्स की सोच तब्दील हुई. आर्किटेक्ट्स ने ऐसे स्पेसेस डिजाइन की जहाँ पे एक मॉडर्न लाइफ चल सके. ठीक है. उस मॉडर्न लाइफ के अराउंड जो है उन्होंने लाइफ बनाई कि अब वेस्ट में जो थी 1930s 40s में औरतों ने काम करना शुरू कर दिया था ऑफिसेज में. तो उन्होंने कहा उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि लैविश मील प्रिपेयर करने का. तो वो क्या करती थी कि उन्हें एक फंक्शनल किचन चाहिए था जो कि उनके अपार्टमेंट के कोने में होता है और वो जल्दी जल्दी मील प्रिपेयर कर दें और वो देने अपने फैमिली को और फिर वो काम पे चली जाए. तो ये एक मॉडर्न लाइफ है. तो ये इन्फ्लुएंस जो था फिर हमने भी लिया. हमने कहा कि हम अब एक आज़ाद मुल्क है और एक नया मुल्क है तो हम एक मॉडर्न तरीके से हमारा भी आर्किटेक्चर मॉडर्न होना चाहिए. हम भी एक मॉडर्न लाइफ जो है जीना चाहते हैं, लाइक डिज़ाइन करना चाहते हैं अपने अराउंड. तो अब मॉडर्निटी में तो मेरी जो थीसिस का एक चैप्टर है उसमें मैंने कहा कि ये एक डिलेमा है क्योंकि आप एक तरफ तो यू वांट टू फॉलो योर रिलीजन गिव्स यू अ लॉट ऑफ कल्चरल वैल्यूज, राइट? अब हमारा क्या है कि हम लोग जिसको कम्युनिटी लिविंग कहते हैं ना, वो हमारी जो कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कम्युनिटी लिविंग. और जैसे कि अगर आप पड़ोसी तो आपका दीन आपको ये बात सिखाता है कि आपके घर की जो दीवार है या आपके कमरे की जो खिड़की है आप अपने पड़ोसी की तरफ ना खोलें. ये आपका दीन आपको ये वैल्यू सिखाता है. कोई रेगुलेशन और लॉ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी. लोग खुद ही इस इस बात का ख्याल रखते थे. तो इस तरह से जो आप ट्रेडिशनल पुराने शहरों को कभी जाके देखें तो वो अपने अपने प्रवृत्ति ऐसी का कोई ख्याल तजावुजात जैसे आप कहा हाँ. जाता है वो खुद ब खुद ही नहीं होती थी क्योंकि ये चीज़ आपको आपका दीन और आपकी अखलाकियात सिखाते थे. लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो दीन पे उस तरह से हम नहीं चल रहे. हम मॉडर्न भी बनना चाहते हैं मगर हम लॉज और पॉलिसीज और रेगुलेशंस तो नहीं बना रहे उसे कंट्रोल करने के लिए. तो अब कौन सी चीज़ मुझे रोक रही है कि मैं अपने पड़ोसी की तरफ खिड़की ना खोलूं या अपनी दीवार थोड़ी सी एक्सटेंड ना करूं? क्योंकि आई डोंट हैव एनी सेट ऑफ वैल्यूज and then there are no regulations made by the city, so I can do whatever I want to do, right? तो ये यहाँ पे सिटी प्लानिंग आ जाती है कि भाई अगर आप दीन पे नहीं चल रहे तो आप लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करें. अब लॉ आपको डिक्टेट करता है कि आप जो है अपना हाँ पैरामीटर्स पे रहें. बात सॉरी जरा लंबी हो नहीं गई, नहीं कहीं this और is चली गई. good background for us to understand कि हमारे यहाँ तक झगड़े आ रहे होते हैं. अभी कुछ दिनों पहले एक मोहल्ले के झगड़े का कुछ किस्सा आया कि वो एक पड़ोसी ने अपनी दीवार ऊंची कर ली. हाँ. और वो म्यूचुअल दीवार थी शेयर्ड बाय बोथ द हाउसेस. और जो इस घर के रहने वाले थे उन्होंने आके चढ़ाई कर दी राइट. कि भाई ये दीवार तुमने क्यों ऊंची की. पूछना सही. चाहिए था. आखिर में द ओल्डर वन जिन्होंने दीवार ऊंची की थी उनको वो दीवार तोड़वानी पड़ी. तो खामखा की चपखलिश हुई. तो इसकी वजह ये है जो आपने अभी बयान की. तो अब मैं वापस आते हैं कोरंगी टाउन की तरफ. तो अब वो दौर ऐसा था कि आप रिलीजन की बेस पे मुल्क बना रहे हैं लेकिन आप मॉडर्न स्टेट तो आप मॉडर्न रिलीजियस स्टेट बनाना चाह रहे हैं. ठीक है. दूसरी तरफ ये था कि आप किसको बुला रहे हैं कि वो आके आपके शहरों को डिज़ाइन करेगा. आप बुला रहे हैं आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स को वेस्ट से.
ठीक है। तो जिस शख्स ने कोरेंगी, काफ़ी सारे लोगों को ये बात पता नहीं है, या हो सकता है पता भी हो, कि कोरेंगी टाउन के जो डिज़ाइनर हैं वो वही हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद का नक्शा बनाया। तो जिस ज़माने में कोरेंगी टाउन का प्रोजेक्ट अयूब खान ने अप्रूव किया, तो उनको प्रॉब्लम ये था कि कराची जो था शुरू में, पाकिस्तान जब बना है, तो कराची वाज़ द कैपिटल सिटी। बिल्कुल। ठीक है, तो कराची में उनको अपना कैपिटल रखना था, लेकिन उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वहाँ बहुत सारे, अब उसको रेफ्यूजीज़ कह सकते हैं, महाजिरीन थे, जिनके पास घर नहीं थे, तो वो लोग ऐसे सड़कों पे भी रह रहे थे सदर में, लाइक सदर की सारी सड़कें ऑक्यूपाई हो गई थीं, और मतलब वो ऐसी जगहों पे रह रहे थे जिसकी वजह से शहर जो था वो बहुत ही कंजेस्टेड जो था दिखाई देता था, जी। क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ जॉब्स वहाँ थी, तो लोग जॉब के करीब रहने की कोशिश करते थे, और इस तरह से तकरीबन 10 साल हो गए थे और इसका कोई ऐसा उनके पास सॉल्यूशन नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी बस्ती बनाएँगे जो सिर्फ़ इन महाजरीन के लिए होगी, जो लोग इस तरह से रह रहे हैं और उनके पास घर नहीं है, और वहाँ पे हम इनको बसाएँगे, लेकिन थोड़ा-सा शहर से बाहर। तो ये जो कोरंगी टाउन है, अब तो कराची शहर के माशाल्लाह हाँ, बहुत एक्सपेंड हो गया है, लेकिन ये उस वक़्त जो था आउटसाइड ऑफ सिटी था, ईस्टवर्ड, और उन्होंने पूरा, लाइक इट वाज़ लाइक 8 माइल एंड a long strip and 5 mile wide almost, no? And it was supposed to have like accommodate people around 500,000 people, people in that uh, new settlement. तो ये एक settlement project था, पूरी एक settlement थी, और self sustaining, तो उसका पूरा एक vision था। अब जिन आर्किटेक्ट को ये काम करने के लिए सेलेक्ट किया गया, उनका नाम है डॉक्सियाडस, Constantinos Doxiadis, and he's a Greek architect and urban planner, designer. उनकी एक फर्म है जो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, और वो एक्टिव इस तरह से थे कि रियाद का नक्शा उन्होंने बनाया, लाइक पूरी सिटी का नक्शा उन्होंने बनाया। तो वही मैं आपको बता रही थी कि जितनी भी नई नेशन स्टेट्स बन रही थी, उनके सबके पास यही प्रॉब्लम था कि उनको नए लोगों को अकोमोडेट करना था और नए कैपिटल सिटीज़ बनाने थे। तो वो जो थे, ये जो हज़रत थे प्रोफेशनल, इनका कहना था कि मैंने अरब कंट्रीज़ में काम किया, मैंने बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज़ में काम किया है और मैं कर रहा हूँ, तो आई नो देम वेरी वेल। ये उनका दावा था कि वो मुसलमानों को क्या रहन सहन है, वो उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इसलिए ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू डिज़ाइन फॉर पाकिस्तान। इस तरह से इनको ये प्रोजेक्ट मिल गया। तो ये तो उन्होंने कहा, was he the right person? I mean, we have तो अब यहाँ पे एक और फिनोमेना आता है, वो ये कि आप कहेंगे कि आर्किटेक्ट जब ये समझता है कि ही हैज़ ऑल द आंसर्स, और किसी भी प्रोफेशन में देख लें, कोई भी डेवलपमेंट का अगर प्रोफेशन होता है, आप उसमें बोलें कि ओके आई एम द एक्सपर्ट, आई विल कम इनटू योर सिटी एंड आई हैव ऑल द आंसर, सो दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच, राइट? अब तो इस पे बहुत बात होती है कि किसी के भी पास सारे आंसर्स नहीं होते। ये बहुत ही टॉप डाउन अप्रोच है जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। जब भी आपको कोई डेवलपमेंट करनी है, आपको वो बॉटम अप जब तक आप नहीं करेंगे, वो कामयाब नहीं होंगे। टॉप डाउन प्रोजेक्ट्स कामयाब नहीं होते हैं। तो ये बात तो अब लोगों को अब समझ आना शुरू हो गई, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द 1950s. So in a sense he did know a little bit about the culture because he didn't not introduce like high rise towers in Pakistan at that time, क्योंकि उस ज़माने में तो जैसे साउथ अमेरिका में जो कंस्ट्रक्शन हुई है, उन्होंने तो उसमें उन्होंने जो मैं आपको बता रही थी कि मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट्स जो थे, तो मॉडर्निज्म कहता था कि अब हर कोई जो है, एवरीबडी इज गोइंग टू बी फाइन लिविंग इन अपार्टमेंट्स। तो वो उन्होंने बड़े बड़े टावर्स बनाए, जो कि एक फेल्ड मॉडल था। यूएसए में जो टावर्स उस वक्त बने थे गरीब लोगों के लिए, वो उन्हें तोड़ने पड़े बाद में, क्योंकि वो इतने लंबे लंबे कॉरिडोर्स थे, और वहाँ पे क्राइम और ड्रग्स, क्योंकि टावर को तो बहुत मेंटेनेंस चाहिए होती है, उसको तो बहुत पैसा चाहिए होता है हाई राइज बिल्डिंग को, एंड दे डिडंट हैव द मनी टू मेंटेन देयर एलिवेटर्स और देयर कॉरिडोर्स। द बिल्डिंग स्टार्टेड टू फॉल अपार्ट एंड दे हैड टू डिमोलिश देम। तो बहुत से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो लो इनकम पॉपुलेशन के लिए बने थे, जिनको बाद में यूएसए जो 1940s 50s में बने, और बाद में उनको डिमोलिश करना पड़ा 20 साल बाद। लेकिन डॉक्सियाडस जो थे, he did not do anything like that. At least he proposed plans which जिसमें सिंगल स्टोरी होम्स थे,
और उसमें छोटे-छोटे घर थे और उसमें उन्होंने वेंटिलेशन का भी ख़्याल रखा और कि इंटरकनेक्टेड हाँ, थे कि उन्होंने आपस में? विंड चिमनीज़ भी दी, कि विंड कैचर्स दिए, जैसे हैदराबाद को स्टडी किया उन्होंने, वहाँ से विंड कैचर्स का पूरा सीखा। उन्होंने मुझे अब तो खैर रेयरली आपको कोरंगी टाउन में कोई ओरिजिनल हालत में घर मिलेगा। सब तो रेनोवेट हो चुके हैं हाँ, ज़्यादातर। हाँ, ज़्यादातर लोगों ने एक्सपेंड कर दिए। हुँ। मगर उनके ज़हन में ये था कि लोग जो है एक हस्बैंड वाइफ और 2 किड्स वाला मॉडल था, हाँ। जबकि पाकिस्तान में स्पेशली जो हमारे वो तबका है जिसमें जो जो लो इनकम पॉपुलेशन कहलाती है, उसमें ऐसे नहीं होता। साथ में इतने सारा बड़ा ख़ानदान होता है, सब साथ रहते हैं, तो उनको जगह चाहिए होती है, तो ऑब्वियसली उन्होंने एक बहुत ही उन्होंने एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को न्यूक्लियर इन्विजन फैमिली करके इन्विजन ये किया उन्होंने, एक मॉडर्न न्यूक्लियर फैमिली इन्विजन की थी। और उनका ऑल्सो मेरा एक उसमें आर्ग्यूमेंट ये कि उनके जहन में था कि ये चेंज होगा, दे आर गोइंग टू बिकम वन डे, दे आर गोइंग टू बिकम you know they will get modernized and this is how the town will expand। और वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है डॉक्सियारिस खुद, क्योंकि उनकी एक अपनी पूरी साइंस है आर्किटेक्चर के बारे में। और ही हैज़ अ होल, ही कॉल्स हिज द साइंस ऑफ सेटलमेंट्स, ही कॉल्स इट एक्स्टिक्स। और उनका उनका है कि ये जो है एक ख़ास तरह से शहर जो है वो एक्सपेंड करते हैं हुँ, या उन्हें करना चाहिए। तो वो हुँ, कहते हैं कि एक जैसे एक बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो उसका एक सेल होता है और हुँ, उस सेल का एक न्यूक्लियस होता है, हुँ, ठीक है? न्यूक्लियस तो ग्रो नहीं करता मगर सेल मल्टीप्लाई करता है। यानी कि तो उन्होंने जो कोरंगी टाउन में आप देखेंगे जो सेक्टर्स हैं ना, वो उनका सेल है। उस बॉडी का, उस सेटलमेंट का। so और that kept उन्होंने उस सेक्टर, expanding। हाँ, उन्होंने एक सेक्टर बना दिया। अब उस सेक्टर में घर हैं बहुत सारे, बीच में एक पार्क है, 2-3 मस्जिदें और उसके साथ वो है मार्केट हाँ, प्लेस है, शॉपिंग सेंटर है और सब ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है? और एक उनका ख़्याल था कि सारे मुसलमानों को चाय पीने का शौक होता है, तो हर जगह एक चाय खाना, टी हाउस वो कहते थे। जी, उन्होंने उसका एक अलग मॉडल बनाया था और वो जो है वो रिपीट होता रहता है ये सेक्टर। और ये रिपीट होगा अनकंडीशनली, लाइक in all directions yeah, it will yeah, expand। and it's going to, and one day the whole world will be urbanized and there'll be no rural living. This was his science. His These are his हाँ, ideas, right? He's a philosopher, he's an architect, and he thinks in a certain way, and this is his philosophy. So he applied it. He actually was lucky enough, philosophies तो हम सबकी होती हैं मगर he was but he able was to lucky enough implement to, it। yeah, he was smart enough to get all these projects, and also he was lucky enough to like apply them in his lifetime, yeah। तो उन्होंने एंड आपका जो रिसर्च बेस हुआ वो इसी पूरी स्टडी के ऊपर, डॉक्सियारिस के काम के ऊपर? तो मेरा काम ये था कि सो हाउ डज एन आर्किटेक्ट थिंक एंड व्हाट वर द चैलेंजेस ऑफ दोस टाइम्स एंड हाउ डिड ही अप्लाई इट हियर, हिज साइंस ऑफ सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स कहलाती है। और and how and what happened when the expert leaves the arena, what happens to that place? हम्म, लोगों ने उसमें फिर that's क्या a किया? Did they continue to live the way he envisioned, हम्म, or did they do something? that's Because that's what I wanted to हाँ, ask कि yeah, फिर क्या हुआ, हैप्पीली एवर आफ्टर के बाद क्या हुआ? हाँ, तो उनका एक विजन था और उसके हिसाब से उन्होंने एक बस्ती बसा दी, ठीक है? उन एक्सपर्ट ने। ठीक है। अब वो तो चले गए, फिर ऊपर से फिर ये कि पूरा फंड्स खत्म हो गए, पूरा सेटलमेंट बना भी नहीं, उनके सामने नहीं हुआ था। और बहुत सारे सेक्टर्स थे जिनकी सिर्फ रोड आप देखेंगे 3 या 4 सेक्टर्स है जो कंप्लीटली हुए थे, बाकी सबके लिए प्रपोजल था। तो अब वहाँ पे जैसे उन्होंने बहुत से ग्रीन एरियाज दिए थे, तो जो ग्रीन एरियाज है आपको, आई डोंट नो इफ यू आर फेमिलियर, Ibrahim Hedri colony जी है ना जी जी, बिल्कुल that's बिल्कुल। supposed to be like a green area because But it's supposed to be preserved it's because nowhere near। yeah, it's a big, very densely populated, low income like a settlement जी which is informal. Or also it's supposed to be like preserved because it was supposed to be like क्या कहते हैं उसको, जैसे फॉरेस्ट प्रिजर्व्स होते हैं ना, अच्छा इट्स ठीक लाइक है हाँ इकोनॉमिकली, हाँ इकोलॉजिकली इट्स इम्पोर्टेंट हाँ दैट इट ग्रीन इज बेल्ट कर प्रिजर्व, देंगे हाँ, एक इस तरह का। या। तो दैट वाज द प्लान बट दैट बट डिडंट हैपन, इट इज पीपल नाउ नीडेड, हाँ, स्पेस, एंड इट्स आल्सो प्रीडोमिनेंटली रोहिंग्या पॉपुलेशन, या अच्छा इब्राहिम हैदरी, क्योंकि हमारे पास जो, रेफ्यूजीज वहां से भी आए हैं। हाँ, बर्मा से भी आए हैं, तो वो बर्मीज, काफी बर्मीज फैमिलीज जो है कोरंगी टाउन में रहती। बट डॉक्टर नादिया, दिस ब्रिंग्स मी टू दिस क्वेश्चन कि जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सारे बंगालीज आए हम्म, आफ्टर, जब ढाका का हमारे पास फॉल हुआ,
तो ये जो मुसलमान बर्मा से आए, हम्म। इनके पास भी अभी तक आइडेंटिटी तो नहीं है, या उनको कुछ, जी, ये तो भी तो दैट्स बहुत बड़ा हाँ, क्राइसिस या एक क्रिएट हुआ या हुआ है हमारे यहाँ। Yeah, that takes me to the next stage of my life. I started working with refugees इसके बाद ना, तो I उनका पास आइडेंटिटी नहीं, आप सही कह रही हैं, उनके पास डेट आइडेंटिटी, नहीं है। हाँ नहीं, आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं होते इन लोगों के पास, क्योंकि देर आर नो पॉलिसीज फॉर देम कि उनका क्या करना है ना। एक्चुअली जब मैं कोरंगी टाउन पे रिसर्च करी थी, तो अयूब खान का क्योंकि प्रोजेक्ट था, तो मुझे अयूब खान के बारे में रिसर्च करनी पड़ी। तो फिर उस वक्त मुझे पता चला कि अयूब खान हैड गॉन टू बर्मा in the 50s or early 1960s, and that's when he had promised them कि हम लोग पाकिस्तान में आपको जगह देंगे। तो बर्मा में जो ये रोहिंग्याज हैं, इन लोगों का तो बहुत पहले से इनका तो ऑब्वियसली जब पाकिस्तान बना और उनके अपने भी हालात ऐसे थे, तो दे डिड नॉट हैव अ कंट्री टू कॉल देयर तो ओन। मोहम्मद इस्तेसाल, हाँ। हाँ, तो फिर वो आ गए उस वादे पे, तो वो आ गए थे यहाँ पाकिस्तान, और कराची आए, प्रिडोमिनेटली कराची में ही हैं वो। लेकिन मगर उनको उनकी क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं मिले, तो दे डोंट हैव एनी राइट्स हियर। तो उनका स्कूलों में एडमिशन नहीं होता, जब स्कूल में एडमिशन नहीं होता, तो फिर वो ऑब्वियसली उनका पढ़ कोई नहीं कोई पाते, खास पढ़ नहीं जॉब पाते, फ्यूचर नहीं। अपॉर्चुनिटीज नहीं। बिल्कुल आप सही कह So that's a life in a no man's land for them. Yes, yes, it is a big tragedy. Yeah, we don't have any policies for them. तो फिर ऑब्वियसली उस जगह का क्राइम रेट तो बढ़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो होता है। That is true. तो was this also in your नहीं, मैंने इनके research? तो मेरी रिसर्च के थ्रू मुझे बहुत सारी चीज़ें, मेरे ऊपर बहुत से इंकशाफात हुए, जिनके चीज़ें जो मुझे आपको कहते हैं ना, आपके हिडन थी, आपको पता नहीं था, तो मुझे इनके बारे में पता चला। तो पीएचडी इज जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? वो तो आप कर लेते हैं और आपको एक फोकस्ड स्टडी करनी होती है टू गेट, जस्ट टू बी डन विद इट। अच्छा, बट उसके बाद करते हैं असल रिसर्च। तो उस वक्त अमेरिका में थी, जी जी। तो यहाँ के कुछ आप हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द स्टोरीज और द नहीं, लाइफ? मैं आती थी, जब मैं आती थी तो फिर मैं कोरंगी टाउन के चक्कर लगाती थी, मैं लोगों को इंटरव्यू करती थी, और मैंने सब चीज़ें लोगों के पास जाके सुनी, देखी। Wasn't that scary? क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग, हम तारिक रोड से अगर नाजमाबाद जाते हैं तो हम डरते हैं, हम तारिक रोड के अंदर ही घूमते हुए डरते हैं। बट गोइंग टू सच एरियाज जो कि यू नो हम्म उनके साथ अटैच है कि जी ये तो क्राइम वाले एरियाज हैं। No, you have to be careful. That's true. I was careful. I would always know कि भाई ये जगह सेफ है, इस वक्त जा सकते हैं, वहाँ के किसी शख्स के साथ बात लोकल के करके, साथ। लोकल के साथ बात अच्छा, करके उनके साथ फिर मैं जाती do tell us some stories that you must have encountered meeting people, कुछ ऐसी कहानियां। तो मैं बेसिकली मैं एक्चुअली तो अब कोरंगी टाउन तो बहुत ज़्यादा बदल गया है, और वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तो मैं तो कंपेयर कर रही थी ना कि डॉक्सियारिस ने क्या प्रपोजल दिया था और लोगों ने किस तरह से उसको अच्छा, चेंज किया। ठीक है। और मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि एक्चुअली जो लोग होते हैं जिनके लिए हम लोग डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उनके पास एक एजेंसी होती है, उसको कहते हैं ह्यूमन एजेंसी, जिसके तहत वो खुद भी कर्ज बना सकते हैं। वो लोग अपने घर खुद ही बनाते हैं, जैसे अपनी कि जगह आप। अब बेटे का शादी हो गई तो ऊपर कमरा डाल लिया, उनके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो अपने अपने सराउंडिंग्स को चेंज कर सकते हैं। और वैसे भी गवर्नमेंट्स के पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते कि वो पूरा ही प्रोजेक्ट ले ले, जैसे कि वो अयूब खान ने जो प्रोजेक्ट उठाया था, वो उसको जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं कर सके, क्योंकि ऑल द फंड्स वर कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट? वो उनको रेडीमेड घर दे रहे थे, मगर वो उनका पोटेंशियल भी यूज़ कर सकते थे, राइट? लोगों का मतलब आप उनको उतनी मदद करते, उन्हें मटेरियल देते, तो उन्हें अपना घर बनाने देते, या देयर आर अ लॉट ऑफ अदर ways to go around creating housing. The That's where the government planning helping, comes in कि आप yeah, किस तरह से। planning comes in, yeah. तो मैं तो ये मैं तो कंपेयर कर रही थी ना कि ओरिजिनल प्लान से और अब क्या है। तो उसकी तो आई वाज लुकिंग फॉर लाइक होम्स दैट वर लाइक इन देयर ओरिजिनल स्टेज, जो लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने वहाँ ये किया कि अपने घर जो हैं किसी डेवलपर को दे दिए। उसने कहा कि तुम मुझे अपने जैसे उसने 3 या 4 घर खरीद लिए, आगे के और 3-4 पीछे के, और उसने उसके ऊपर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बना दी, और फिर वो जिन लोगों से वो लेता है उनको कह देता है कि मैं एक अपार्टमेंट तुमको दे दूंगा। तो वो लोग इस तरह से पैसों के लिए लोग अपने घर जो है वो डेवलपर को इस तरह दे देते हैं ज़मीन। तो डेवलपर उन्हें डिमोलिश करके, तो बहुत सारे ओरिजिनल घर तो नहीं है अब, शक्ल में नहीं, उस शक्ल में नहीं है वहाँ पे, तो मिड राइज बिल्डिंग अपार्टमेंट्स बन गए।
तो मैं कुछ लोगों से ऐसे मिली, मैं किसी ओरिजिनल तो मुझे एक फैमिली ऐसी मिली वहाँ पे जिनका घर इब्राहिम हैदरी में या नहीं, कोरंगी? इब्राहिम हैदरी नहीं, कोरंगी टाउन कोरंगी। में सेक्टर 36A। ये भी मुझे याद, दैट्स द फर्स्ट सेक्टर दैट एक्चुअली गॉट डेवलप्ड, सेक्टर 36A। 36 है। जी बिल्कुल। तो मैंने उधर जाके मुझे घर लगा जो मुझे लगा इसके ऊपर उन्होंने कमरा तक नहीं बनाया, लाइक काफी हद तक ओरिजिनल हालत में था। ठीक है। तो डॉक्सियारिस ने ऐसे घर बनाए थे कि आप जैसे ही एंटर हो तो लेफ्ट पे उन्होंने, क्योंकि वो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वो ड्रेनेज सिस्टम नहीं डालना चाह रहे थे, तो उन्होंने पहले बाथरूम आता था, फिर कमरा आता था, फिर एक मर्दों का आता था कि वो अलग बैठने, मुसलमानों में उनका ख्याल था कि वो ड्राइंग रूम अलग होता है, और फिर विच इज़ ओके कि एक बैठक सी थी अंडरस्टैंडेबल। और फिर एक कमरा था, और उसके बाद पीछे एक सहन था, विच वाज अ गुड थिंग क्योंकि दैट गिव्स यू लाइट एंड एवरीथिंग, कोर्टयार्ड स्पेस थी। वेंटिलेशन है। हाँ, वेंटिलेशन था, और फिर उसी में एक छोटा सा एक किचन होता था। तो जब लोग वहाँ मूव हुए तो उन्होंने जो पहला चेंज लोगों ने किया वो ये था कि उन्होंने गुसलखाने फ्रंट में से तोड़ दिए और पीछे ले गए वो सहन में, क्योंकि दे डिडंट लाइक इट कि जैसे ही मेहमान दाखिल हो तो बात तो घर में जो है बाथरूम जो है सामने हो। तो दैट्स वेरी फेयर इंटरेस्टिंग। इनफ। हाँ, हाँ। फिर उन्होंने ये रखा था, उन्होंने वहाँ पे कोई जानवर वगैरह, मतलब उनके जहन में नहीं था कि लोग शहर के लोग हैं तो वो कोई एनिमल्स रखेंगे। तो सबसे पहला जो सर्वे हुआ है ना कि लोग कैसे रहते हैं, तो उसमें उन्होंने चिकन्स भी बनाई है कि लोगों ने फौरन आते ही मुर्गियाँ पाल ली थी, वो घर के अंडे खाते थे, और गाय बांध ली थी लोगों ने। अभी भी आप जाएंगी अभी तो भी आपको गलियों में गाय मिलेगी। बकरी तो हर घर के आगे ही कोई जानवर हाँ, बंधा हुआ बंधा होता है। होता था। तो यू विल फाइंड ऑल दीज एनिमल्स इन कोरिंगटाउन एंड ही डिडंट अकोमोडेट। तो आई थिंक कि हम लोग तो ज़ाहिर है नहीं करें, लेकिन जो लो इनकम पॉपुलेशन है दे डिपेंड ऑन दीज थिंग्स, दे डिपेंड ऑन देयर cows still, even if they live in Karachi they have cows and they have their own chickens and all that। तो ये सब चीज़ें उन्होंने की थी, और बहुत से लोगों ने पीछे सीढ़ियाँ निकाल के ऊपर कमरे बना लिए हैं। तो दैट बट द हाउस लकीली हैड, और मे बी ही कॉन्शियसली डिजाइंड इट कि वो ऊपर की तरफ एक्सपैंड हो सकता था, तो वो हुआ है, लोगों ने वैसे किया है। मगर ये जो पर्टिकुलर फैमिली थी इसमें जो दादी थी, शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट ओनर्स दैट हैड बीन गिवन द कीज टू कोरंगी टाउन, बट उनको डिमेंशिया था तो वो मुझे कुछ भी नहीं बता सकी, बट इट वाज नाइस टू मीट हर एंड। और उसके में 15 लोग रहते थे उस घर में, दैट वाज डिजाइन फॉर मे बी 4, मे बी मैक्सिमम लाइक 6 पीपल मे बी, और 15 लोग। मगर उसमें 15 लोग रहे थे, उसमें 3 भाई और उनकी फैमिलीज रह रही थी। जाहिर है। तो फिर जी पाकिस्तान में तो इस तरह की हाँ, चीजें और वो कोई उन्होंने, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे तो उन्होंने पीछे कमरे वगैरह भी नहीं डाले थे, तो दे वर एक्चुअली लिविंग इन 2 रूम्स ऑल दीज फैमिलीज। सो आई डोंट नो हाउ दे वर डूइंग दिस, बट आई थिंक ये तो हम किसी भी जहानाबाद इलाके में कराची के चले जाएं तो हमें ये कहानियां नजर आएंगी कि 8 लोग 2 कमरे के अपार्टमेंट में, या एक सिंगल बेडरूम है और सहन है। जो पीआईबी में लोग आके आबाद हुए वहां पे भी तो कुछ ऐसी ही कहानियां हैं मुझे उसका इतना ज्यादा नहीं कि पता, 2 मतलब कमरे हाँ हैं। ये हमने सुनी हमारे है, कई बिल्कुल रिश्तेदार एग्जैक्टली। पीआईबी में रहे शुरू में, बिल्कुल बिल्कुल। कि 50-50 लोग एक वक्त में खाना खा रहे हैं या और 2 कमरे हैं सिर्फ और एक बाथरूम है और सहन है जिसमें के सब रात को सो रहे हैं और सब खाने भी खा रहे हैं, रह भी रहे हैं, शादियां भी हो रही हैं वहां पे और धूम धड़के भी हो रहे हैं। और वो एक पूरा कम्युनिटी लिविंग जो आपने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो सब लोग एक दूसरे के साथ मिल के, अच्छा उसके घर में क्या पक्का है, अच्छा इसके घर में क्या पक्का है, या तो मिल के खा रहे हैं या सब लोग आके बैठ के खा रहे हैं, एक कनेक्टेडनेस का एहसास होता था। सही। अच्छा, कमिंग बैक टू इब्राहिम हैदरी का जी एक्सपीरियंस जी। जो आपका था, उसके हवाले से कोई तो बस उस वक्त काबिल तो, जिक्र? हाँ बस उस वक्त मैंने उसको इतना उस वक्त एक्सप्लोर नहीं किया था इब्राहिम हैदरी को, मगर मैंने उस पे देख लिया था नक्शे में, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल नक्शे हैं डॉक्सियारिस के ना, तो मैं उससे कंपेयर करती हूँ कि कहाँ पे ग्रीन एरियाज थे। तो अब डॉक्सियारिस ने काफ़ी ग्रीन एरियाज दिए थे, लाइक मैंने आपको बताया कि सेक्टर था, हर सेक्टर के पास अपना एक स्कूल था, अपना मार्केट प्लेस थी, अपना सारा, और वो सेक्टर रिपीट हो रहा था, लेकिन बीच बीच में फिर पार्क्स और ग्रीन एरियाज आते थे। तो वो ग्रीन एरियाज जितने भी छोड़े गए थे वहाँ पे सब जगह पे, अब आप हम लोग कराची के ज़माने में से कच्ची आबादी कहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है लोगों ने आके घर बना लिए और फिर वो वहाँ रहने लगे, एनक्रोचमेंट हो गई। एनक्रोचमेंट एक तरह से। जी जी। तो वो सारे ग्रीन एरियाज तो वहाँ से कुछ भी नहीं है। फिर उनका ख्याल था कि जो नॉर्थ वर्ड जो ईस्ट वेस्ट जो है ना वो पूरा एक
इंडस्ट्रियल एरिया होगा, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगेंगी और जो कोरंगी टाउन के लोग हैं वो उन फैक्ट्रीज में काम करेंगे। ये उनका एक विजन था, तो उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सो इन अ वे ही थॉट कि इनको कराची से ऐसे सच कनेक्टिविटी की ज़रूरत ही नहीं है, दे हैव देयर ओन सिटी। But that did not happen. But because the factories didn't come up so quickly, right? So लोग तो वहाँ उन्होंने मूव करा दिए, उन्हें घर मिले तो लोग तो मूव हो गए सदर, और जहाँ जहाँ भी वो रह रहे थे उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन फिर उन्हें काम करने तो सदर ही जाना पड़ता था, और फिर कोई बस सर्विस नहीं थी। There was no public transportation at that time for a long time. There was no gas for a long time. There was another family, original family, जो जिनको अपना बचपन याद है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे इतने अरसे बाद पानी आया है, हम ऐसे पता नहीं कैसे सरवाइव करते थे, अपना बचपन का बता रहे थे। दे हैड टू बाय वाटर। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब गैस भी मिल गई, पानी भी मिल गया, अब तो बसें भी चल रही हैं, प्राइवेट बस सर्विसेज चलने लगी। लोग कुछ ना कुछ करके लोग तरीका निकाल ही लेते हैं कि उन्हें कैसे सरवाइव करना है और कैसे रहना है। तो नादिया, ये जो सिटीज एक्सपैंड करती हैं, जैसे मुझे याद है हमारे वालिद साहब का घर मलिर कैंट में था, है बल्कि, तो हम शहर आते, हम कहते थे हम शहर जा रहे हैं, तारिक रोड आ रहे हैं या बहादुराबाद जा रहे हैं, तो वो पूरा रास्ता जो था फ्रॉम समझिए नीपा से लेकर और मलिर कैंट तक का, वो लगता था कि बिल्कुल ही वीरान सा रास्ता है, और कीकर की झाड़ियां दोनों तरफ, यूनिवर्सिटी के बाद कुछ नहीं मिलता था, और रात में अकेले जाते हुए घबराहट होती थी। एक बस चला करती थी X20 जो कि नीपा पे उतार देती थी गुलशन मोड़ पे, फिर वहां से U4 U5 एनी हाउ। तो अब तो वो इलाका समझ में ही नहीं आता, वो तो वो मौसमियात का इलाका कहलाता था, जहाँ पे U4 X20 रुका करती थी। वहां तो अब ब्रांडेड क्लोथ्स की चेन्स खुल गई हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बन गई। तो जब ये सिटीज एक्सपैंड हो रही होती हैं हमारी, तो उस वक्त जो आपने प्लानिंग का जिक्र किया, हमने देखा है, अब मुझे ये महसूस होता है कि ये जो हमारा पूरा एरिया यूनिवर्सिटी रोड का फैला है, अजीब एडहॉक, कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन प्लानिंग तो हुई होगी। तो कराची के प्लान्स काफ़ी दफ़ा बन चुके हैं, लाइक 2000 का प्लान है एक, आई थिंक लास्ट वाला, आई थिंक 2007 का है, मेरे ख्याल से 2007 के बाद से शायद नहीं बना है ना। तो उसमें आप देख लें कि उन्होंने वो ग्रोथ कॉरिडोर्स तो रखते हैं, वो कहते हैं कि ये जो है कोई मेन रोड होती है ऐसी, जिसके बाद उनका ख्याल होता है कि इसके क्योंकि ये मेन रोड है तो इसके अलोंग द हाईवे ग्रोथ होगी, तो फिर वो उस तरह से होती भी है। और थोड़ा सा सिटी के जो है वो उनका जो अब पाकिस्तान का जो प्लानिंग, कराची का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट, वो कुछ उसको गाइड भी करते हैं कि भाई इस तरफ होगा। और डेवलपर्स जो होते हैं उनकी बहुत वो होती है इनसाइट, उनको पता होता है कि भाई ये प्राइज लैंड है, यहाँ पे बनाएंगे तो लोग आके यहाँ रहेंगे, क्योंकि इससे इनको हाईवे से एक्सेस है। हाईवे के एक्सेस का मतलब है कि यू कैन गेट टू वर्क। अब काम लोग कहाँ करते हैं ना, काम लोग अगर लोग अभी भी सदर में ही आते हैं, ऑफिस सदर में बेसिकली, तो उनको एक हाईवे ही चाहिए ना टू गेट क्विकली टू सदर, राइट। तो वो उसके करीब रहना चाहेंगे, तो उस कॉरिडोर को हम उसे कॉरिडोर कहते हैं। वही जो हाईवे है या जो भी मेजर रोड है उसके अलोंग तो डेवलपमेंट आसानी से हो जाती है। तो इस वजह से हाईवेज के अलोंग आप जिसकी बात करिए, अब तो बहुत हो गई, मगर अब आप कह रही हैं आपको वो एड हॉक लग रही है। तो आई थिंक कि इसमें फिर आपका जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसका कसूर है कि उसने उसको प्लानर्स डिपार्टमेंट को तो पता होता है कि इस अलोंग इसके डेवलपमेंट होगी, और डेवलपर्स उनसे बात भी कर रहे होते हैं। मतलब कोई भी जाके ऐसे कोई लैंड लेके डेवलपमेंट नहीं कर सकता, कोई हाई राइज नहीं बना सकता जब तक कि वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के थ्रू ना जाए। कराची में भी ऐसा ही होता होगा, है ना। मैंने यहाँ कभी काम नहीं किया, तो मतलब हम KDA है, राइट, एक इदारा जिसका ये काम है इस ग्रोथ को चेक करना, चेक एंड बैलेंसेस, यही गवर्नेंस का तो यही काम होता है। तो फिर वो ये इस बात पे नजर रखते हैं कि किस तरह की ग्रोथ उन्हें चाहिए और किस तरह की ग्रोथ को वो उन्हें नहीं चाहिए, तो वो उसको डिस्करेज करते हैं, तो वो कंट्रोल करते हैं। इस पे तो हम मतलब आई एम अ लेमैन ऑन दिस, बट चीजें हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते अपने इस शहर की। बड़ा प्यारा शहर है हमारा, सबको इससे बहुत मोहब्बत है, मगर कुछ चीजें हैं जो हमें तकलीफ देती हैं, और मैं तो इस हवाले से भी बात करना चाही थी, लेकिन इस पे वी कैन गो ऑन फॉर एवर। मैं चाहूंगी कि हम अब उस मौजू की तरफ आए जहां पर यू
became the commissioner of Park district, and which is an जी elected position. जी जी ये कहानी, how did you become that? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसके दो और इसकी जर्नी क्या थी? सॉरी। इसके 2-3 रीजंस हैं। तो एक रीजन तो ये है कि अब हम लोग यूएसए मूव हो गए। अब आप सोचें कि हमको वहाँ रहते हुए 15 साल हो गए तकरीबन, ठीक है, 15-20 साल हो रहे हैं। तो अब हमको लगता है कि भाई अब हम यूएसए में ही रहते हैं, लेकिन हम एज अ माइनॉरिटी रहते हैं और हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। तो माइनॉरिटीज की भी एक वॉइस होती है, मगर उन अगर वो अपनी वॉइस इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनको उनके हुकूक नहीं मिलेंगे। और आपको पता है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, हम मुसलमान हैं, मुसलमान पाकिस्तानी हैं। और पूरे मुसलमान जितने भी यूएसए में हैं, वहाँ जाके आपको ये नहीं होता आप पाकिस्तान के हैं कि ईरान के हैं, कहाँ के हैं, आप बस मुसलमान होते हैं उन लोगों की नज़रों में। यू आर जस्ट अ मुस्लिम पर्सन, राइट? तो इस हवाले से हमने सोचा कि हमको अपनी वॉइस भी यूज़ करनी चाहिए, हमारे राइट्स हैं। एंड बीइंग यूएस सिटीजन्स वी नीड टू also be at the table। वो कहते हैं ना, if you're not at the table you'll be on the table। तो फिर हम लोगों ने, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हमने एक पॉलिटिकल एक्शन में काम करना शुरू किया। तो हमने पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाई, और हम उसको पैक कहते हैं यूएसए में। और वो एक it is not a non-profit but it's an entity that's supposed to help people make people go and be active members of the society in the sense कि आप लोगों को encourage करते हैं कि वो लोगों को elections में वो वोट करें। अब हम लोगों में जो minorities होती है उनका ये होता है, वो कहते हैं कि वो even in the US वो कहते हैं कि हमारे वोट का क्या अहमियत है, हम तो एक minority है ना, तो हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो अक्सर वोट नहीं देते। तो हमने भी कुछ इसी तरह का अपने इर्द-गिर्द माहौल देखा। जब हम शिकागो मूव हुए तो हमें हुआ कि लोग बहुत इनएक्टिव हैं और दे नीड टू बी एक्टिवली एंगेज्ड, क्योंकि अमेरिका में आप लोग सब खबरें सुनते रहते होंगे कि वहाँ पे भी वहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो पूरी दुनिया में असरअंदाज होती है ना, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आता बहुत है। बहुत तो इट्स एन इम्पोर्टेंट कंट्री एंड इफ यू आर अ सिटीजन देयर देन it is your job to be a part of that system, right, that is impacting everybody else in the world। तो बस हमने ये शुरू किया था कि हमने पैक बना के लोगों को, हमने पॉलिटिकल, अच्छा, पैक के थ्रू आप जो है, जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, जो इलेक्शन में रन कर रहे होते हैं, आप उनसे इंगेज कर सकते हैं बिकॉज दे नीड योर वोट्स। तो वो उन्हें पता चला कि हम एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी, और हम लोगों को चाहिए कि उन्हें चाहिए कि वो हमसे बात करें ताकि हम उन्हें वोट करें। तो हमने बस ये डायलॉग शुरू किया, और हम लोग ऐसे जब इलेक्शंस होते थे तो हम लोगों को इलेक्टेड ऑफिशियल्स या जो इनकम्बेंट्स होते हैं या जो रनिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको बुलाते थे और उनको अपनी कम्युनिटी से मिलवाते थे, उसके प्रोग्राम्स अरेंज करते थे। इस तरह से हम जरा पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हम लोग, ठीक है। हम लोग और हमारे कुछ फ्रेंड्स थे और कुछ कपल्स थे वो। और फिर उसके बाद अब हम सबसे कह रहे हैं कि भाई, फिर हमें ख्याल आया कि मुसलमानों को खुद भी तो रन करना चाहिए, क्योंकि ये यू आर अ सिटीजन, यू हैव द राइट टू रन। और ज़रूरी नहीं होता कि इलेक्शन बहुत बड़े उसके लिए लेवल पे रन किया फौरन ही प्रेसिडेंट बनना शुरू हो गए। हाँ, कि आप फौरन प्रेसिडेंट बन, क्यों आप बन भी नहीं सकते, यू हैव टू बी अ बॉर्न, उसके लिए तो लॉ है, सिटीजन आई थिंक है। तो हम लोगों ने कहा कि चलो हम छोटे, गवर्नेंस जो होती है ना वो छोटे लेवल से भी स्टार्ट होती है, लाइक यू हैव एन इलेक्टेड बॉडी फॉर योर लाइब्रेरी बोर्ड, ठीक है, पर अमेरिका में तो ऐसे ही है। और फिर देन यू हैव अ पार्क डिस्ट्रिक्ट, तो देन यू हैव एन इलेक्टेड बॉडी दैट्स गोइंग टू मेक श्योर दैट द पार्क डिस्ट्रिक्ट इज फंक्शनिंग वेल, ठीक है। देन यू हैव लाइक ऑल दीज लोकल सीट्स, तो उसमें आपका स्कूल है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें यू कैन बी एन इलेक्टेड ऑफिशियल, यू कैन बी ऑन द बोर्ड, यू कैन मेक डिसीजंस दैट। और स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स आर एक्चुअली वेरी, स्कूल बोर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मुसलमानों को उसमें रन करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत से डिसीजंस लेते हैं कि स्कूल में किस तरह की बुक्स होंगी, किस तरह का माहौल होगा। दे आर द वंस, या राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग कि वो स्कूल में ये पॉलिसी आ गई, फिर हम लोग जो है प्रोटेस्ट करने जाते हैं, बट वेयर वर यू व्हेन द पॉलिसी वाज बीइंग मेड बाय, राइट, एग्जैक्टली, बिकॉज यू वर नॉट ऑन द बोर्ड, सो दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, व्हाई वुड दे लिसन। तो बस ये वजह थी। तो फिर हम दूसरों को कह रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि मैं उस वक्त मैं पीएचडी का मेरा थीसिस भी चल रहा था, तो मुझे इस पोजीशन के बारे में पता चला कि एक पोजीशन है पार्क डिस्ट्रिक्ट में एंड इट्स जस्ट दिस इन एन एम्प्टी सीट, एंड मैंने अपना नाम दे दिया।
then I ran for the election and I won. Wow, So it's an mashallah. elected position. It's on my local park district board. That's बट it. उसके लिए आपको नेटवर्किंग कितनी करनी पड़ी होगी, मिलना, लोगों से बात करना, knowing the मैंने अपने problems. पूरे बच्चों को मैंने लगाया मैंने उनको so they had to canvas for me. They made all these phone calls. मैं बच्चों से कहती थी फोन करके कहो कि नादिया शाह को वोट करें तो they did all that. फिर मैं I had to do door to door knocking and I had to go and meet my neighbors and the community. Besides my neighbors also I had to go into all these subdivisions में डोर नॉकिंग की मैंने। आपको बहुत लोगों के घरों तक जाना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, वरना वो आपको वोट क्यों देंगे। मैं उनको जाके बताया मेरे क्या क्वालिफिकेशंस हैं एंड आई थिंक दैट आई कैन बी अ गुड विद ऑल माय एक्सपीरियंस आई कैन बी अ गुड बोर्ड मेंबर या for your park district and they're like okay yeah we'll vote for you. So I hope the whole experience बहुत शाइस्ता और अच्छा रहा होगा। हाँ बहुत अच्छा था, मतलब मुझे आई थिंक आई अच्छा किया क्योंकि नाउ हम इतना इतना ऐसा होता है कि मंथली मीटिंग्स होती है, यू हैव टू मेक श्योर दैट द बोर्ड इज रनिंग वेल, यू आर प्रिजर्विंग ऑल द ऑल दोज प्रॉपर्टीज दैट बिलोंग टू द पार्क। कोई वहाँ पे कोई फाउल प्ले नहीं हो रहा, कोई डेवलपमेंट गलत नहीं हो रही एंड द प्रॉपर्टीज आर मेंटेन्ड। उसमें कुछ पार्क्स आ जाते हैं जिसमें लोग आते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि दैट इज जस्ट लाइक अ फॉरेस्ट प्रिजर्व, इट्स जस्ट इट्स अ प्रिजर्वेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये लोग कोरंगी टाउन में पार्क डिस्ट्रिक्ट बना देते और उसका कोई बोर्ड होता और वो उसको वॉच कर रहा होता, तो ये जो सेंसिटिव इकोलॉजिकल एरिया था इसके ऊपर लोग अपने घर नहीं बनाते। अब वो इतना ज्यादा आबाद हो गया, अब वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, आप उनको हटाएंगे तो उनके और मसाइल होंगे। लेकिन इस चीज को आपको अगर मॉनिटर करना है तो उसके लिए आपको बोर्ड बनाना पड़ेगा और बोर्ड बनाने के लिए आपको लोगों को इलेक्ट करना पड़ेगा। और तो बस आपका ये जो ये टेन्योर या टर्म होगा ये कितने तो ये अरसे का? 4 ईयर टर्म होता है, तो 4 years अभी कंप्लीट होने हैं, आई हैव टू रन अगेन। Are you ready to? I'm going to Inshallah. running inshallah. We'll see. Good luck. Somebody yeah. Make us proud again. It's okay. We are proud of Just it's an elected position. It's not a paid position, so you have to take the time out. It's resources yeah, also. it's community service. These are not paid positions, so you have to be ready to give that time from your life. देखिए what I believe is कि अगर आप अपने हक को समझते हैं, अपनी ज़रूरियात को, तो फिर उसके लिए आवाज उठाना भी जरूरी है। मेरा मकसद हमेशा, जैसे मैं यूएसए में कुछ भी करती हूँ, आई जस्ट वांट टू लेट द लार्जर कम्युनिटी नो, जिसमें वो आ जाते हैं नॉन मुस्लिम्स, राइट? दे थिंक कि वी जस्ट ऑल दीज पीपल इमिग्रेंट्स कम टू द यूनाइटेड स्टेट्स, दे आर नो गुड, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, दे आर ये बोझ होते हैं। हाँ, ये कहते हैं, वो समझते हैं हम लोग बोझ होते हैं, बस हम लोग उनके रिसोर्सेज, विच इज नॉट ट्रू। लाइक हम लोग यहाँ से गए, हमने अपनी फैमिली छोड़ी, हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, हम वहाँ पे गए, अब हम वहाँ पे जो कमा रहे हैं, वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू देयर कंट्री, राइट? सो दिस इज नॉट द एटीट्यूड वी शुड गेट फ्रॉम देम। लेकिन अगर हमारा भी एटीट्यूड ऐसा है कि हाँ, हम भी अपने आप को वहाँ फॉरेनर समझ रहे हैं और हम वहाँ की जो पॉलिटिक्स है या उनकी जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है और कल्चरल लैंडस्केप है, उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो दे आर एक्चुअली राइट। आप फिर बोझ ही हैं। अगर आप मैं पाकिस्तान में भी रहते हैं और आप उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, यहाँ की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है या जो भी यहाँ पे आपके मसाइल हैं, तो यू आर नॉट प्लेइंग योर पार्ट, राइट? माशाल्लाह, तो कम्युनिटी सर्विस इज लाजिम फॉर एवरीवन, राइट? और ये एक बहुत बड़ा जो है गैप को इन्होंने ब्रिज किया है। कुछ अरसा मैं रही थी अमेरिका में और उस वक्त तो 9/11 से पहले की बात, उसके बाद तो मुसलमानों के लिए वहां पे बहुत परेशानियां हुई हैं और इमिग्रेंट्स और नॉन इमिग्रेंट्स का तो हमेशा से इशू रहा है। तो कंट्रीब्यूशन के हवाले से ये बहुत अच्छी, आपने बहुत मुनफरिद और बहुत ही अच्छी बात बताई है। लेकिन बैक टू माय ओरिजिनल थॉट, जो कि आपने खुद ही इसमें मेंशन कर दिया डॉक्टर नादिया, के चैलेंजेस बहरहाल आपको फेस करने पड़े होंगे वहां पे। आई एम श्योर बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के साथ उनके रिलीजन को मैनेज करना और फिर लाइफस्टाइल ऑब्वियसली थोड़ा सा, तो वो चैलेंजेस, हाउ डिड यू डील विद दोस? तो नहीं, आप सही कह रही हैं। आई रिलीजन एंड हाउ टू
uh, how to like practice your religion is basically it starts from the individual, him or herself, right? तो वो तो एक आपकी अपनी एक जंग होती है सबसे बेशक पहले ना, कि बेशक आप अपने रिलीजन को कैसे प्रैक्टिस करेंगे अपनी जिंदगी में, और आपका अल्लाह ताला से बेसिकली रिलीजन क्या, अल्लाह सुब्हान ताला से ताल्लुक है ना, बेशक बिल्कुल तो वो तो पहले आपको अपने आप से करना होता है। और आई थिंक हमारी जैसे आपने भी 9/11 का वो किया, मैं पहले स्कार्फ नहीं लेती थी जब मेरी शादी हुई, आपको याद होगा। मैं तो वैसे ही थी जैसे यहाँ कराची में बच्चियां होती हैं। आई वॉज वेरी यंग एंड आई वेंट देयर एंड आई वाज लाइक, फिर 9/11 हो गया, राइट? तो 9/11 हुआ तो वहाँ पे हालात चेंज हुआ मुसलमानों के लिए। वो मुसलमानों को कहते थे कि भाई मुसलमान यहाँ क्यों हैं, और मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, ये वो। तो उस वक्त मैंने कहा कि मैं हिजाब करूंगी। आई वॉन्ट टू, बिकॉज आई एम अ मुस्लिम एंड आई वॉन्ट एवरीवन टू नो आई एम मुस्लिम, एंड इफ दे वॉन्ट टू किल मी देन जस्ट किल मी, लाइक एटलीस्ट मैं आई डोंट वॉन्ट टू एक्ट लाइक अ नॉन मुस्लिम पर्सन, क्योंकि वो तो आपको डिस्क्रिमिनेट करेंगे या जिसे करना है, ठीक है। Then so my hijab was actually my reaction to the 9/11 event. I always tell people. Okay. Then I started, then I liked it and I said, okay, हाँ क्यों नहीं, अब बस अल्लाह ताला ने कहा I want to do this। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कभी सोचा भी नहीं उतारने का। लेकिन तो एक ये इवेंट था जिसने चेंज किया। फिर बच्चे हुए तो बच्चों के साथ आपको होता है कि ज़ाहिर है कि बच्चे तो जो घर में दिखते हैं उससे सबसे ज़्यादा उनको असर पड़ता है। ऐसा तो बिल्कुल ऐसा एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो बस ये कि बच्चों का आप अच्छी बात सही बात बताते रहें, आप कोशिश करें कि जो आपको पता है आप और भी किसी ऐसे शख्स के पास ले जाएं जिसे आपसे ज़्यादा पता है। हमें हर चीज़ तो नहीं पता, हम भी कोई इतने अच्छे मुसलमान नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमने कोशिश की। जैसे हम नमान मेरे हस्बैंड जो है वो ही मेक्स श्योर दैट वो बच्चों के साथ कुरान पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें, जब वो घर में होते हैं साथ पढ़ाते हैं अपने। और तो एक माशाल्लाह ये आपका माहौल बनाना पड़ा। छोटा बेटा जो है वो तो हाफिज, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वहां रह के आपने तो हिफ्स ये कर बस अल्लाह ताला की तरफ से होता चला गया। आप वो कहते हैं ना कि एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला खुद ही आपको थाम बेशक लेते हैं। तो बेशक आई थिंक यही हुआ मामला हुआ कि हम लोग जब शिकागो मूव हुए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे बेटे का जो है इस तरफ है, मतलब वो उसकी मेमोराइज़ेशन अच्छी है और उसके अंदर पोटेंशियल है, तो हमने उसको हिप स्कूल में कर दिया। माशाल्लाह और उसमें हमें इतना अच्छा स्कूल भी मिल गया, जो वरना अगर हम लोग वहाँ मूव नहीं करते तो शायद हम लोग को पता नहीं चलता कि ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हमें। माशाल्लाह। मैंने ये सवाल खास तौर पे इस तनाजुर में पूछा डॉक्टर नादिया कि पाकिस्तान में, क्योंकि मैं एजुकेशन में हूँ और कई पेरेंट्स से बात होती है, और एक यूनानिमस मसला है जो बार बार सामने आता है कि जी हम अपने बच्चों को अ, इससे कैसे बचाएं, ये चीज, फोन। ठीक है, और हम बुरी सोहबत से कैसे बचाएं। हम्म, तो वो बच्चों को एक ऐसे चैनल की तरफ डाल देते हैं जिससे वो अचानक या तो पैसे कमाने लगते हैं, बिजनेस में लगा दिया या कुछ और कर दिया, उससे उनकी पढ़ाई से दिलोचाट हो जाता है कि अच्छा अब तो पैसे कमा रहे हैं ना, पढ़ने की क्या जरूरत है। तो गोल सेटिंग बच्चों की गलत हो जाती है, गडमड हो जाती है। हम्म, पढ़ना तो जरूरी है ना। हम्म, अक्सर बच्चे ये समझने लगते हैं कि जी अब्बा का बिजनेस है, हमें तो बिजनेस ही संभालना है, तो क्या जरूरत है कि हम ये इतनी सारी डिग्रियां लें, पढ़ें, यूनिवर्सिटी जाएं। हम्म, तो हम ओ लेवल्स करेंगे, और कुछ तो ओ लेवल्स भी नहीं करना चाहते या इंटर मैट्रिक नहीं करना चाहते। तो चैलेंजेस वहां पे भी हैं, हम्म, चैलेंजेस यहाँ पे भी हैं। हम शायद ओवरवेल्म बहुत जल्दी हो जाते हैं पाकिस्तान में, हम्म, और हाय हुई करने लगते हैं। तो मैं इस तनाजुर में ये बात करना चाह रही थी कि गोल सेटिंग बच्चों के लिए, हम्म, वहां पे तो आपके पास कोई ग्रे एरिया नहीं है, देयर इज ब्लैक एंड देन देयर इज व्हाइट, ये गलत और सही। yeah, हमारे पास पाकिस्तान में ग्रे एरिया बहुत होता है। that's ये एक सही बात है। मैं इसको अग्री करती हूँ। तो पाकिस्तान में जैसे यूएसए में तो हमें पता है कि आप मुस्लिम हैं या आप नॉन मुस्लिम। अगर आप मुस्लिम हैं तो फिर दीज आर द कंडीशंस दैट टू यू हैव टू फॉलो व्हेन दैट टू इनवाइट पीपल। रिमेन इन इस्लाम, हाँ राइट? अगर आप वरना तो फिर आप नॉन, वो तो हम कह देते हैं अच्छा वो इसलिए खाते हैं ये चीज़ क्योंकि वो नॉन मुस्लिम हाँ है, ठीक है। आप तो मुस्लिम है तो आप तो नहीं कर सकते, तो वो उनके लिए बड़ा क्लियर होता है एक हाँ डिवीजन। यहाँ हम पाकिस्तान में ज़्यादा चैलेंजिंग है आई थिंक हम्म। पेरेंट्स के लिए, कि आप सही बात कह रही हैं कि यहाँ ग्रे एरियाज हैं। अब इसमें मैं बस थोड़ा कि बाहर से बच्चे जब आते हैं अक्सर अमेरिका से या लंदन से, जिनके वालदेन उनको बहुत ज्यादा इस्लाम की तालीमात और गलत और सही एंड राइट हम्म, और व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड, तो वो यहाँ के फ्लेबर गास्टेड से होते हैं कि आपने तो कहा था गाने सुनना सही नहीं है, यहाँ तो सब लोग डांस कर रहे हैं मेहंदियों में। नहीं, लेकिन हमने इतना ज्यादा नहीं किया, और बच्चे हमारे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आते भी रहे तो उनको तो देयर इज सारा नॉट अ पता बिग है। गैप, या मतलब एक 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 दे हैव कजन्स देयर एज, दे नो
उनको कोई इतना वो कल्चरल शॉक नहीं मिलता पाकिस्तान आके, दे नो कि ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने जैसा आपसे कहा कि बच्चों के जो विजन्स हैं, जो उनके गोल्स हैं, वो गडमड हो जाते हैं इस शशोपंज में और इस तलाश में कि अच्छा हमने चैनलाइज किया ना, इनको इसमें लगा दिया है कि ये वहां जा रहे हैं, ये काम सीख रहे हैं। तो बच्चे जब पैसे कमाने लगते हैं, पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि हम यंग एज से बच्चों को वैल्यू फॉर मनी सिखाएं और उनको कुछ कमाने का बताएं कि भाई ये करना जरूरी है, लेकिन उस चक्कर में पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए ना। यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे पढ़ाई पास आप किस चीज को कह रही हैं, डिग्री को कह रही हैं? बिल्कुल डिग्री को कह रही हूँ, स्कूलिंग को सीरियस लेने को कह रही हूँ हम्म, कि स्कूल जाना या स्कूल पढ़ना या कॉलेज जाना, उसको वो अहमियत नहीं देते कि बस अब हम अब तो अब ये है, यहाँ पे ये है कि अब दुनिया इतनी चेंज हो गई, जब हम लोग और आप पढ़ रहे थे तो डिफरेंट हमें ये चैलेंजेस नहीं नहीं आते थे, थे। क्योंकि अब देखें सारे कोर्सेज जो हैं अब आपको स्किल चाहिए होती है, स्किल सेट। आपके चाहे कितनी भी डिग्री लें, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें आपके पास अगर डिग्री है लेकिन आपने स्किल डेवलप नहीं की तो आपको वैसे भी जॉब नहीं मिलेगी। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल सेट्स। बस साइमल्टेनियस करना है ना इसको। हाँ, लेकिन अब आप देखें ना कि आप वो सारे कोर्सेज जो हैं ऑनलाइन कर सकते हैं, गूगल करा देते हैं आपको इतने सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज। यू डोंट रियली नीड टू गो हैव अ कॉलेज डिग्री। कॉलेज इज सो एक्सपेंसिव, यूनिवर्सिटीज आर सो एक्सपेंसिव इन द यूएस, वो तो है। बहुत ज्यादा है। यहाँ आप नहीं, जब तक निकल यहाँ इतना नहीं है। हाँ, वहाँ उल्टा है, वहाँ पे एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन फ्री है, और जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वो इतना एक्सपेंसिव कि आप निकलते तो मकरूज होते हैं। तो यू हैव टू फिगर आउट, इज इट वर्थ इट, इज माई डिग्री वर्थ इट। लेकिन तो ये चैलेंजिंग है, लेकिन द वर्ल्ड हैज़ ऑल्सो चेंज, सो यू हैव टू रियलाइज कि अच्छा मुझे ये डिग्री पैसे कमाने के लिए नहीं चाहिए, मुझे तो ये डिग्री अपने जहन की हालत को तब्दील करने के लिए चाहिए। सही। तो मैं मेरी सोच को एक्सपेंड करने के लिए चाहिए। मैं अब जो यहाँ बैठ के इतनी बातें कर रही हूँ, मुझे ये बातें, अगर आप मुझसे 25 साल पहले ये बातें करती तो मुझे नहीं पता थी ये बात। सही। You went तो through मैं all that research and आई ऑब्जर्व पीपल, आई रेड बुक्स, दिस इज व्हाट पीएचडी इज लाइक। आप पढ़ते रहते हैं, आप पढ़ते हैं, excellent. इतनी सारी आप लोगों ने बातें कही हैं, आप उनको पढ़ते हैं, फिर कुछ ऑब्जर्व करते हैं, आप उन चीज़ों को फिर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जबरदस्त। तो ये चीज़ तो आपको किसी तालीमी इदारे में जाके आती है, आप घर में बैठ के कोशिश कर सकते हैं मगर मुश्किल होगा बहुत। और फिर बात ये कि जब आप कहते हैं ना कि वहाँ पे एक साहब हैं, वो बहुत मशहूर शख्सियत है, उनका भी यहाँ नाम नहीं ले रही, लेकिन उनसे हमने अपने बच्चों के बारे में पूछा था कि हाउ वर्थ इट इज इट, टू सेंड देम टू आईवी लीग एंड बिग नेम स्कूल। सो ही सेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू टेक यू सीरियसली इफ यू आर नॉट फ्रॉम एन आईवी लीग। अगर आप कभी CNN या इधर उधर देखें, किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट को या किसी ऐसे शख्स को, किसी एक्सपर्ट को वो बुलाते हैं बात करने के लिए, कोई भी इस वक्त मसला दुनिया में हो रहा, तो उसके नीचे किसी आईवी लीग का नाम लिखा होता है। वो किसी आम यूनिवर्सिटी के लोग को तो नहीं बुलाते। पढ़े लिखे हाँ, वो मतलब वो ये समझते हैं कि आपने वहां से पढ़ा है तो आपकी बात में वजन होगा। ये बात। ओके। तो मुसलमानों के लिए, बच्चों के लिए जरूरी है कि वो अगर जा सकते हैं तो जरूर जरूर जाएं। जाए। अगर नहीं गए तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई कमी, आप कुछ और कर सकते हैं। जबरदस्त बात। नादिया, वक्त के कदगने हैं। हम वी कैन गो ऑन पेरेंटिंग और एजुकेशन, कौन बात नहीं करना चाहता है, एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। एंड कमिंग फ्रॉम योर बैकग्राउंड, आपके पास से जब ये बात आएगी तो और ज्यादा मुस्तनद और वजन वाली होगी, बिकॉज यू बीन देयर, यू डन दैट एक्सपीरियंस, यू आर इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग। कोई एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारे यहाँ पेरेंट्स, यंगस्टर्स, whoever is watching us, आप अगर देना चाहें। मैसेज तो बस यही है, जो देखिए अब आप पता नहीं मैंने अभी कुछ अचीव किया है कि नहीं, कोशिश कर रहे हैं अभी करने की, यू आर ऑलवेज अचीविंग समथिंग, मगर अपनी बस ये हक बात करें ना। ये बात हमारे अब्बू ने हमें बताई थी कि जब बात हो तो सही बात करें, और जो हक है उसके लिए लड़ें भी, और उस हक पे बस जमे रहें। तो जब आप हक की तलाश में होते हैं तो फिर आपके लिए अल्लाह ताला खुद ही रास्ते खोल देते हैं, बेहतरीन। और आपको ऐसे लोगों से मिलाते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आपको मिलेंगे। सुभान अल्लाह, ये बेहतरीन बात। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दे और थैंक यू। अच्छे लोगों से जुड़वाए और आमीन। आपको वसीला बनाए बेहतरी के लिए और हक के फैलावे के लिए। जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें क्लियर हुई हैं और आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी उतनी ही मुफीद होंगी जितनी कि मुझे महसूस हो रही हैं। आई होप आई हैड द प्रिविलेज ऑफ योर टाइम।
अस्सलाम वालेकुम। Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side. I'm confused. And keep watching. Thank you so much.